राम सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन यानी आकलन एवं मूल्यांकन, जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं CCE यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन इससे करेंगे, कैसे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन, कैसे NRT CRT यानी नॉर्मेटिव जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, कैसे मल्टीपल ऑप्शंस के साथ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अचीवमेंट टेस्ट पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, FA ऐसे तो कॉमन ही हैं, उस पर भी नए तरीके के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और कैसे पूछे जा चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। कुछ 26 क्वेश्चन हैं टोटल, बट सब अपने आप में अलग अलग प्रकार के हैं, तो आपको हेल्प मिलेगी इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से अगर आपने पढ़ लिया है तो क्लियर करने में, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे, अगर नहीं किया हो तो कल हम नहीं मिल पाए थे, आज हम मिल रहे हैं तबीयत की वजह से। टेलीग्राम पे आपको 2-3 PDF एक साथ मिल जाएंगे, जो क्लासेस के PDF होते हैं वो आपको मिल ही जाते हैं। आप अभी भी एनरोल कर रहे हैं बड़ी संख्या में CTET के बैच में करियरविल ऐप पर, और करियरविल ऐप डाउनलोड करके टीचिंग सेक्शन में जाके वहाँ आप CTET का बैच सेलेक्ट कर सकते हैं, या अदर टीचिंग एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो careerville.com पर जाकर के आप एनरोल कीजिएगा, उससे डिस्काउंट आपको प्रॉपर मिल जाएगा 20%। नहीं, अगर आप ऐप से डायरेक्ट लेंगे तो उसमें क्या होगा, फिर आपको डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा बिकॉज ऑफ अ पॉलिसी जो कि प्ले स्टोर की पॉलिसी है। तो आप लोग बाद में शिकायत करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। करियरविल ऐप डाउनलोड करके पहले रजिस्टर कर लीजिए, फिर careerville.com से जाकर के कोर्स ले लीजिए। चलिए खैर, वहाँ मैं CDP आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट डिस्कस करूँगी आपके साथ, और बाकी टीचर्स अपना अपना सब्जेक्ट, मॉक टेस्ट, नोट्स, प्रीवियस ईयर, वो सब आपको वहाँ मिल जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, शुरुआत करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ समेटिव इवैल्यूएशन। भाई, एक होता है SA समेटिव असेसमेंट या समेटिव इवैल्यूएशन, दूसरा होता है FA यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव इवैल्यूएशन को योगात्मक मूल्यांकन बोलते हैं, और अगर हम बात करें फॉर्मेटिव असेसमेंट को, उसको रचनात्मक बोलते हैं। रचना से बना है, रचनात्मक यानी एक्टिविटी करते हुए, मौज मस्ती करते हुए बच्चे को आकलन बच्चे का कर लिया जाए। अब तो बेटर भाई तबीयत ठीक। तो फटाफट से बताओ कि कौन सा एक ऑप्शन है जो समेटिव इवैल्यूएशन का या SA का पार्ट है। अभी ऐसे क्या है, इस पर चर्चा थोड़ी देर में करेंगे, पहले आपको जवाब देना है। थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, 58% लोग, और इसमें मुझे पता ही था आप सभी गलत जवाब देंगे, है ना, क्योंकि हमने कुछ तरह के क्वेश्चंस रट लिए हैं, और उसके बाद अगर हमें कोई क्वेश्चन सामने आ जाए तो हमारा कॉन्सेप्ट हिल जाता है, जिसको हमें बिल्कुल भी नहीं हिलाना है कॉन्सेप्ट को। क्यों? क्योंकि क्लियरली हमने डिस्कस किया है कि जो SA है, आज भी हम बैच में यही टॉपिक चल रहा था कि जो SA है, कंप्लीट किया है हमने इसको 3 दिन लगा करके। SA में पेन पेपर टेस्ट या पेंसिल पेपर टेस्ट होता है, उसके अलावा जितनी भी एक्टिविटी होकर के टेस्ट हो रहा है, चाहे वो ओरल क्वेश्चनिंग हो, चाहे वो पोर्टफोलियो हो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स हो, ऑब्जर्वेशन हो, इंटरव्यू हो, जितनी भी टेक्निक्स हैं असेसमेंट की, ये सब FA में आती हैं। चाहे वो रेटिंग स्केल हो, है ना, ये सब कहाँ आती है, FA में आती है। जो भी एक्टिविटी के थ्रू अगर आप बच्चे को जांच रहे हैं, दैट मीन्स वो फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक तरीका है, क्रिएटिव तरीका है। समेटिव जो जजमेंट के लिए किया जाए, ये पेन पेपर टेस्ट होता है। जैसे आपका ईयर एंड में, यूनिट एंड में, हाफ ईयरली, ईयरली, ये जो एग्जाम्स हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स, ये सब समेटिव में आते हैं। पेपर पेंसिल टेस्ट होते हैं, है ना। पेपर पेंसिल टेस्ट का उदाहरण आपका SA में जाएगा। जितनी भी एक्टिविटीज के थ्रू आप जांच रहे हैं बच्चे को, वो सब किस में जाएगा, कहाँ जाएगा, FA में जाएगा। अब हमने देखा ओरल टेस्टिंग, ये भी एक्टिविटी है एक तरह की, पेन पेपर की जरूरत थोड़ी पड़ती है ओरल टेस्टिंग में। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, ये भी क्या है, एक्टिविटी को डेली बेसिस पे या जब भी जरूरत पड़ रही है रिकॉर्ड किया जा रहा है। देखो, ओरल टेस्टिंग है सिंपल मौखिक परीक्षण। आपका ओरल वाइवा ले लिया टीचर ने, कोई कुछ 4 सवाल पूछ लिए खड़ा करके क्लास में, या फिर अलग से ले लिया ओरल वाइवा जिसको हम कहते हैं, है ना। अगर हम देखें एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, ये बना है एनेक्डोट से। एनेक्डोट होती है पर्टिकुलरली कोई घटना, कोई दिन, कोई विशेष में कुछ घटनाक्रम हुआ और उसको रिकॉर्ड किया गया एज इट इज, ऑब्जेक्टिवली, उसको उद्देश्यात्मक तरीके से, वस्तुनिष्ठ तरीके से, उसमें बिना मिर्च मसाला लगाए। अगर आपके बच्चे ने किसी का सर फोड़ा तो वो लिखा हुआ है डायरी में कि जी इतने में तो खैर स्कूल में बुला लेंगे, बट मान लीजिए बच्चा किस दिन नोटबुक नहीं लेकर के आया, बच्चा लंच नहीं खाता, कुछ भी हो सकता है, या बच्चा कुछ भी एक स्पेसिफिक घटना है वो उस दिन आपकी डायरी में नोट जाता है ना, जैसे टीचर नोट लिख करके भेजती है, तो वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है एक तरह से। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी एक तरह से एक्टिविटी बेस्ड हो गया। इसमें भी पेंसिल पेपर टेस्ट तो हम ले नहीं रहे। अभी भी आप लोग गलत ही जवाब दे रहे हैं 44% लोग, क्योंकि आपको विश्वास नहीं हो रहा कि नन ऑफ दी अबव भी इसका जवाब हो सकता है, जो कि है भी। पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं तो पोर्टफोलियो जो है अपने आप में एक फाइल है
है ना। जैसे आपकी शादी की एल्बम होती है, वैसे ही पोर्टफोलियो जो है अपने आप में एक फाइल है जिसमें बच्चे के अलग अलग चीजें करते हुए, यानी उसके पर्पसफुल सिलेक्शन ऑफ अ चाइल्ड्स वर्क, कि एक बच्चे ने जो जो काम किया है, कि जीजा जी की गेट पे एंट्री हुई तो एक फोटो खींचेगा, फेरों पे खींचेगा, जयमाला पे खींचेगा, पर्टिकुलर कुछ कुछ स्पेशल जो इवेंट्स हैं शादी के, सारे फोटो तो नहीं जाते ना फाइनल एल्बम में, कुछ फोटोज लिए जाएंगे, उसमें से कुछ हटा दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट चीजें रखी जाएंगी। तो ऐसे ही पोर्टफोलियो में एक ऐसी फाइल है जिसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं जो बच्चे के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से हमें बताती हैं, चाहे वो उसकी अचीवमेंट्स हैं, चाहे कोई ऐसा डेटा है जो जरूरी है उसके बारे में। तो ये पर्पसफुल सिलेक्शन होता है, सब कुछ नहीं होता पोर्टफोलियो में, है ना। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो होंगी। बात सही है, समझ पा रहे हो कि नहीं, कि दूर के रिश्तेदार आए थे, फूफा जी के भी फूफा जी आए थे शादी में, उनको गोलगप्पे खाते हुए दिखा दिया पोर्टफोलियो में, यानी एल्बम में, है ना। एक एल्बम भी तो एक पोर्टफोलियो है ना। और जो दूल्हा दुल्हन थे उनकी जयमाला का फोटो नहीं है, वो गोलगप्पे ठूस रहे हैं वहां पे, उनका फोटो है, तो वो पोर्टफोलियो ढंग का नहीं हुआ, वो पोर्टफोलियो ही नहीं है फिर, है ना। पोर्टफोलियो में, हाँ, बैच में भी बहुत बात हुई थी आज, शादी को लेकर हमने पूरा पोर्टफोलियो समझा दिया था। तो खैर भावुक नहीं होना है। तो पोर्टफोलियो क्या है, एक तरह की फाइल है जिसमें जो भी बच्चे का स्पेशल वर्क है, जो भी उसके बारे में अच्छी बातें हैं, जो भी उसके बारे में जरूरी बातें हैं जिनको होना चाहिए, और ये ट्रांसफरेबल होता है, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता रहता है। क्लियर है। चलिए, तो पोर्टफोलियो भी क्या है, एफए का पार्ट हो गया। उपाख्यात्मक रिकॉर्ड यानी एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स भी एफए का पार्ट है, और मौखिक परीक्षण भी एफए का पार्ट है। जहां पे पेंसिल नहीं उठ रही है वो सब एफए का पार्ट है, जहां पे पेपर पेंसिल टेस्ट हो रहा है वो एसए का पार्ट है, जैसे पेपर पेंसिल टेस्ट सिंपल जो एनुअल एग्जाम्स है। तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर, कि कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है जिसको सबमिटिव इवैल्यूएशन में डाला जा सके। अगर यही आपके सामने होता, थर्ड ऑप्शन मान लीजिए पोर्टफोलियो ना होकर के पेपर पेंसिल टेस्ट होता, तो आप चुपचाप से उसको आंसर कर देते। एक क्वेश्चन ऐसा मैंने डाला है, आगे आपको मिल जाएगा। अलग अलग एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। तो सिंपल तरीका है, और सीटेट में भी कई बार आ चुका है। जब आपको समझना होगा कि कौन सा एसए का पार्ट है, कौन सा एफए का, तो एफए सिंपल है, जहां पे आपको बच्चे को क्या करना पड़ेगा, बच्चे को एक्टिविटी या किसी ना किसी एक्टिविटी बेस्ड चीज होगी। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं एसए और एफए को। अगर मैं कहूं एसए की बात करूं, जिसको हम समेटिव, इतनी क्या जल्दी है, जिसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं, और एफए बोले तो फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक आकलन, और एसए क्या है, योगात्मक मूल्यांकन। 60% इसकी वेटेज हुआ करती थी, अभी धीरे धीरे कम हो रही है, टर्म टेस्ट आ गए अब तो इसके जगह पर। तो वो इसलिए कम हो रही है क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्लियरली ये कहती है कि हमें फॉर्मेटिव टू समेटिव ना जाकर के समेटिव टू फॉर्मेटिव जाना है, यानी एसए की वेटेज या एसए की इंपॉर्टेंस को धीरे धीरे कम करना है, जो पहले से ही चल रही थी, बट अब ये क्लियरली एनईपी कहती है, क्वेश्चन भी आएगा इस तरह का, ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहां पे, तो एक बात क्लियर है कि हमें फॉर्मेटिव यानी एक्टिविटी की तरफ लेकर के जाना है बच्चे को पेपर पेंसिल टेस्ट से, ठीक है ना। आपको पता है वो FA1 होता था, अब तो बदल गई हैं चीजें, FA2, FA3 10% की वेटेज होती थी, है ना, FA4, ठीक, छोटे छोटे टेस्ट ये पेन पेपर पे हो रहे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे टेस्ट हैं, इनमें एक्टिविटी बेस्ड इनको एक तरह से हम FA में ही कंसिडर कर रहे थे, ठीक। अगर लेकिन ऑन पेपर्स आपको जब तक पेपर पेंसिल की बात नहीं आएगी तो ऐसे के साथ नहीं जाएंगे जब तक, ठीक है ना। तो इतनी बात को हमें यहां क्लियर रखना है। ये किस लिए होता है, जजमेंट के लिए, यानी आपको फाइनली बताना है बच्चा पास हुआ, फेल हुआ, वॉटएवर। और एफए में क्या है, ये फीडबैक के लिए है, जनरली प्रतिपुष्टि मिलेगी टीचर को, कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है ना, कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये दो टाइप हैं वैल्यूएशन के या असेसमेंट के, अगर मैं कहूं। और कहां, ये कब होगा, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जब सीखने सिखाने की प्रक्रिया साल भर चल रही है, उसी दौरान आप ओरल टेस्ट भी ले रहे हैं, पोर्टफोलियो भी बना रहे हैं, बाकी एक्टिविटीज भी हो रही हैं, क्विज भी ले रहे हैं, ठीक। लेकिन ऐसे क्या है, एट द एंड ऑफ द टर्म होता है, एट द एंड ऑफ द टर्म, या फिर आपका यूनिट एंड में होगा, एट द एंड ऑफ टर्म, हाफ ईयरली, ईयरली, एनुअल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। किसी को है कोई दिक्कत तो वो बता सकता है, ठीक। अगर हम देखें यहां पे एक और चीज है जो हमें ध्यान में रखनी है, कि जो एसए है, हमने असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग, एट लर्निंग, इन लर्निंग, ये सब पढ़ चुके हैं हम। चलो एक बार समझ लेते हैं, अगर यूट्यूब पे भी मैं बात करूं फिर आगे क्वेश्चंस करना आसान हो जाएगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर लर्निंग यानी अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का आकलन, और असेसमेंट
एज लर्निंग, ये 3 सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। होता तो एट भी है, होता तो इन भी है। ठीक है जी, एक एक करके समझ लेते हैं फटाफट से। देखो अगर हम देखें यहां पे तो फॉर होता है ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी फॉर्मेटिव में जाएगा, एफए का पार्ट बनेगा। किसका पार्ट बनेगा? एफए का, क्योंकि असेसमेंट फॉर लर्निंग है, यानी लर्निंग अभी चल रही है। जैसे मैं आपसे अभी कोई क्वेश्चन पूछ रही हूं, आप पोल में जवाब दे रहे हैं, तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है। ठीक है ना? कई लोग इसको इन लर्निंग भी मान लेंगे क्योंकि ये साथ साथ चल रहा है, तो ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ही चलता है। तो ये एफए का पार्ट है, फॉर्मेटिव का। अब ये जो ऑफ लर्निंग है, साल के एंड में पेपर देंगे आप, ये किसका? एसए का पार्ट है, क्योंकि ये जजमेंट के लिए होता है, ये इंप्रूवमेंट के लिए है फॉर। ठीक। एज लर्निंग होता है जब बच्चा खुद से खुद का आकलन करे या उसका कोई दोस्त, पीयर ग्रुप यानी उसका साथी समूह जो है वो आकलन करे, उसका आपस में बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं वो, तो ये भी सब फॉर लर्निंग का ही पार्ट हुआ। लेकिन ऑफ लर्निंग का, ऑफ जो है वो एसए का पार्ट है। एट और इन होता है जब चैप्टर के बीच में ही कोई चीज उसी समय सीखी जा रही है, उसी समय पूछी जा रही है, बीच में कोई क्वेश्चन आ गया चैप्टर के बीच में जो पढ़ा है उसी से, तो वो एट लर्निंग इन लर्निंग की तरफ चला जाता है। बट जनरली हमसे फॉर और ऑफ और एज ये खूब पूछे जाते हैं। देखिए फॉर जो है उसमें भी टीचर इन्वॉल्व है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान फॉर लर्निंग होगा। फॉर्मेटिव है क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड हो सकता है, ओरली कोई क्वेश्चन पूछ लिया टीचर ने, कोई क्विज करा लिया, कोई और ऐसा अभिलेख बना लिया, पोर्टफोलियो हो गया, ये सब। और ऑफ लर्निंग में पेपर पेंसिल टेस्ट प्रॉपर आएगा और इसको एसए का पार्ट कहेंगे क्योंकि ये जजमेंट बेस्ड है, ये इंप्रूवमेंट बेस्ड है। ड्यूरिंग चलता है, ये एंड में चलता है। जो ऑफ है वो एंड में चलेगा और ये ड्यूरिंग चलेगा। ये ड्यूरिंग का मतलब है दौरान, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान। इतनी बात क्लियर है? एज लर्निंग बच्चा या तो खुद से खुद को आकलन करे कि मैं अपने आप को आज इतने आउट ऑफ 10 दूंगा, है ना, और अगर एट और इन की बात करें तो वो उसी में समाहित होता है जब लर्निंग प्रक्रिया हो रही है तो। ठीक है, चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब आगे क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। व्हाट डू प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑलवेज असेस, यानी निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं, यानी प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते किस लिए हैं। ऐसे कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। प्रोफिशिएंसी टेस्ट किस लिए होते हैं, क्या आकलन करते हैं भाई प्रोफिशिएंसी टेस्ट सिंपल है, प्रोफिशिएंसी का ही टेस्ट लेंगे, यानी आप कितने प्रोफिशिएंट हैं, आप कितने निपुण हैं, आप कितने पारंगत हैं, आपकी मास्टरी कितनी है किसी एक चीज पे, इसी का परीक्षण लेंगे। और सीसीई एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं स्ट्रेटेजी बताती हूँ, आज से 5 साल 7 साल पहले की भी अगर आप वीडियो देख लेंगे तो उसमें भी मैंने आपको बताया होगा कि सीसीई, इंक्लूसिव एजुकेशन, डेवलपमेंट, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, सीसीई तो स्पेशली और इंक्लूसिव एजुकेशन भी, जो हर एक सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, क्योंकि आकलन तो हर एक सब्जेक्ट में जरूरत पड़ेगी, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या असेस करेगा? सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं 70% लोग। देखते हैं। लैंग्वेज टॉट टू स्टूडेंट्स, यानी ये क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी में पूछा जा सकता है, ईवीएस में भी हल्का सा बस ट्वीक करना है उनको, सीडीपी में भी, मैथ्स में भी। लैंग्वेज टॉट टू स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों को पढ़ाई गई भाषा के बारे में, क्या सिर्फ भाषा जो पढ़ाई गई है उसी के बारे में प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा? किसी के भी बारे में हो सकता है भाई। और भाषा पढ़ाई गई है, क्या पढ़ाई गई, प्रोफिशिएंसी चाहिए, मास्टरी चाहिए। द लेवल ऑफ लैंग्वेज अप टू विच स्टूडेंट्स हैव रीच्ड, यानी भाषा का वह स्तर जहां विद्यार्थियों की पहुंच, जहां तक विद्यार्थियों की पहुंच बन गई है, यानी वो कितने प्रोफिशिएंट हो गए। अब लैंग्वेज हटा करके आप यहां साइंस लगा दीजिए, आप यहां मैथ्स लगा दीजिए, आपका जो मन करे यहां लगा दीजिए, यानी जो भी आपने सीखा है वो किस लेवल तक सीख लिया है, उसका लर्निंग आउटकम कितना है। लर्निंग आउटकम बोले तो कि मैंने सीखा कुछ, मैंने कोई चैप्टर पढ़ा, उसमें से कितना % मुझे आता है, मैं प्रोफिशिएंट कितनी हूं, मेरे को वो कितने बेहतर तरीके से आता है, ये जांचता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट। कि आपको कंप्यूटर का कोई चैप्टर पढ़ाया, वो कितना समझ आया, आपसे प्रैक्टिकल करा के देखा जा सकता है, आपसे लिखवा के देखा जा सकता है, वो पता लगेगा किस स्तर तक आपने सीखा। तो भाषा का वह स्तर जहां तक विद्यार्थियों की पहुंच बन गई है उसको निपुणता परीक्षण कहेंगे या प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक। मल्टी सेंसरी लर्निंग एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस के बारे में नहीं है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपकी प्रोफिशिएंसी को चेक करने के लिए है कि कितने प्रोफिशिएंट हैं आप। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए गए हैं, आपको कितने अच्छे से गाड़ी चलाना आता है, उसमें से आपको रेट किया जाएगा, है ना, एक्सपीरियंस के लिए नहीं गए वहां पे। लैंग्वेज ऑफ डेली कन्वर्सेशन वो भी नहीं है, तो किस हद तक आपको कोई चीज आती है वो प्रोफिशिएंसी है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और आंसर कीजिएगा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात हो रही है। असेसमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ अ स्टूडेंट कैन बी इफेक्टिवली डन बाय, यानी आपको जांचना है कि किसी बच्चे का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी संप्रत्यात्मक समझ कितनी बेहतर हुई है ना। कॉन्सेप्चुअल यानी वैचारिक स्पष्टता नहीं, उसका संप्रत्यय यानी उसका कॉन्सेप्ट। मान लीजिए प्याजे पढ़ा हमने,
तो वो कितना उसको समझ में आया ये जांचने के लिए टीचर क्या करे कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। आपने बच्चे को वाटर के बारे में पढ़ाया, आपने बच्चों को पौधों के बारे में पढ़ाया, उनको कितना समझ आया, यानी उनके कॉन्सेप्ट को लेकर कितनी क्लैरिटी है, कैसे पता करेंगे आप? 97% लोग कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आस्किंग द स्टूडेंट्स टू रिसाइट द डेफिनेशन। सिर्फ रटंत विद्या चलंत नहीं, रोट लर्निंग की तरफ ले जा रहा है कि बस परिभाषा सुना दो। परिभाषा सुनाने से क्या होगा? ये तो रटने वाली बात है, रिकॉल पावर लगेगी यहाँ पे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में तो दिमाग यूज होगा ना, थिंकिंग यूज होगी, वो तो यहाँ हो नहीं रही। यहाँ तो बस जो याद किया है वो बता दो, फिर वो चतुर की जैसा बन जाएगा जो 3 इडियट वाला चतुर था, है ना। फिर वो चमत्कार को बलात्कार बोलेगा क्योंकि उसने तो रट्टे लगा दिए, रिसाइट किया, बस उसने ये भी नहीं देखा इसका मतलब क्या है। ठीक। सेकेंड ऑप्शन है आस्किंग द स्टूडेंट्स टू थिंक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट टू डेली लाइफ। बिल्कुल सही समझ गए आप, जो बच्चे के जीवन से जोड़ दे, है ना। छात्र को दैनिक जीवन में अवधारणा के अनुप्रयोग के बारे में सोचने के लिए कहना कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है इसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करोगे। जब हम बच्चे का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो हम ये कहें कि हमारे आसपास कोई बच्चा है, उसकी एक्टिविटी देख के आपको समझ में आ जाए कि ये इस उम्र का बच्चा होगा। उसकी शक्ल देख के भी कई बार समझ आ जाएगा जब आपने अच्छे से पढ़ा होगा, और आपको पता लग जाएगा कि वो 2 शब्द जोड़ के बोल पा रहा है, यानी वो 2 साल के आसपास होगा, है ना। वो 1 शब्द बोलना अभी अभी सीखा है, वो 1 साल के आसपास होगा। तो ये क्या है, आप उस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में कितना अप्लाई कर पा रहे हैं, उससे पता चलेगा आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। ठीक है ना। जैसे वो एक रील बनाई थी मैंने किसी गाने पे डिफेंस मैकेनिज्म को लेके, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं उसको जीवन से कहीं से भी जोड़ दे रही हूँ पेडागोजी को, वो मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हुई, सिंपल। ठीक है ना। आस्किंग द स्टूडेंट्स टू कॉपी फ्रॉम द बोर्ड, अब कॉपी कैट बनने से तो कुछ काम चलेगा नहीं। आस्किंग द स्टूडेंट्स टू मेमोराइज, तो बाकी सब में बच्चा एक्टिव ही नहीं है, जीवन से जुड़ी नहीं रही है चीजें, रट्टे लगाने हैं बस, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं कहते उसको। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आपका फेवरेट क्वेश्चन एनईपी से डायरेक्ट आपके सामने। द पर्पज ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है? क्यों हम आकलन कर रहे हैं, क्यों हम टेस्ट ले रहे हैं, क्यों हम पता लगा रहे हैं बच्चे को, क्या जरूरत पड़ी इस सिस्टम की? सीबीएसई जब सीसीई को लेकर के आया कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए इवैल्यूएशन, यानी लगातार चले और हर एक पक्ष को जांचे, होलिस्टिक हो। एनईपी भी यही कह रही है। तो एनईपी की अगर हम बात माने तो उद्देश्य क्या है आकलन के या मूल्यांकन के? फर्स्ट ऑप्शन है टू जनरेट स्ट्रेस एंड इंड्यूस फियर अमोंगेस्ट स्टूडेंट्स टू एंश्योर लर्निंग लेवल्स। बच्चों में डर का माहौल पैदा कर दो, है ना। दूर दूर तक जब कोई गब्बर की आवाज सुने, नाम सुने, तो बच्चा चुपचाप से सो जाए, माँ कह रही है क्योंकि गब्बर आ जाएगा। जैसे ही टेस्ट का नाम हो, पेपर का नाम हो, लोगों की नींदें उड़ जाती हैं। मैंने अच्छे खासे 30-32 साल के लोगों को भी देखा है जिन्हें आज तक सपने आते हैं एग्जाम के कि उनका कोई सुबह एग्जाम छूट रहा है, और ये वो लोग हैं जो टॉपर रहे हैं, है ना। फेलियर या एवरेज स्टूडेंट्स तो बेचारे, मतलब ये हमने समाज ने बनाया हुआ ना कि जो फेल हुए हैं या फिर जो एवरेज रहे हैं वो तो फिर क्या ही कहें, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमारे अंदर फियर इंड्यूस्ड है एग्जाम को लेकर के। तो जीने मत दो बच्चे को, सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए छात्रों में तनाव पैदा कर दो, हाय रे पेपर, है ना, दुनिया खत्म हो जाएगी पेपर नहीं हुआ तो ये एकदम खराब तरीका है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऐसा नहीं कहेगी कि बच्चे में डर पैदा करो। ठीक। टू रिवाइज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, भाई अगर सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में कुछ संशोधन की, कुछ चेंज की, कुछ बदलाव की जरूरत है तो वो करो। बिल्कुल, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बच्चे के भले में बात करेगी। ठीक है ना, भले के बारे में। थर्ड ऑप्शन है टू ऑप्टिमाइज लर्निंग एंड डेवलपमेंट, बच्चे की सीखना और विकास दोनों अनुकूलित मतलब सुसाधित हो सके, बेहतर बन सके। हाँ भाई, बच्चे के फेवर में जो ऑप्शन है वो तो बिल्कुल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहेगी, कोई भी शिक्षा नीति हो। फिर है टू सपोर्ट स्टूडेंट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम, यानी बच्चे को आपको सपोर्ट करना है, जरूरत पड़े उसके पेरेंट्स से मिलिए। पेरेंट टीचर मीटिंग भी इसीलिए होती है कि वो जो बाहर का जीवन है, जो वो उसकी रियल लाइफ है, जो वो जी रहा है आफ्टर स्कूल, वो कैसा है, तो वो कनेक्ट कर पाए, उसके पूरा बैकग्राउंड आपको आइडिया हो। तो ये सब क्या है, और उसके जीवन से भी जोड़ रहे हैं आप जो क्लासरूम में पढ़ रहे हो। तो ये तीनों बातें सही हैं, लेकिन ये गब्बर का खौफ नहीं भरना है। तो जहां फर्स्ट है वो तो हटा ही दो, फर्स्ट तो ठीक है ही नहीं, तो सिर्फ फोर्थ ही ऑप्शन बचता है यहाँ पे। अगर आप सिर्फ फर्स्ट भी हटा देते तो आपको समझ आ जाता कोई और जवाब बन ही नहीं सकता। फोर्थ आंसर है। 88% लोग सही जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, डायनेमिक असेसमेंट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, यानी डायनेमिक असेसमेंट, डायनेमिक मतलब जो लगातार चले, जो रेगुलर हो, जो समय समय पे देखता रहे, जो आकलन कि बच्चे में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कैसे सीख रहा है। तो गतिशील मूल्यांकन समझने में मदद करता है। क्या गतिशील का मतलब है जो कॉन्टिन्यूटी में है, जो परिवर्तनशील है, जो चेंज हो रहा है समय के हिसाब से। डायनेमिक उसी को तो कहते हैं हम, है ना। हम कहते हैं ये व्यक्ति बड़ा डायनेमिक है यार। कैसे?
समय के साथ चेंज होता है, अपडेट करता है खुद को, अलग अलग पहलुओं में परिवर्तन हो पा रहा है। तो डायनेमिक असेसमेंट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड व्हाट, यानी जो चेंजेबल है, जिसमें प्रोग्रेस हो रही है, वो असेसमेंट जो प्रोग्रेस को मेजर कर पाए, क्योंकि वो समय के साथ बदलाव चाहता है या देख रहा है। कौन सा ऑप्शन होगा? द इंटेलिजेंस कोशेंट ऑफ अ चाइल्ड। आईक्यू तो फिक्स होता है, और आईक्यू का हम यहाँ पे आकलन में कोई सच बात, आईक्यू को बहुत महत्व नहीं देते, हम गार्डनर नहीं देते क्योंकि महत्व, ठीक। रिलेटिव रैंक ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे को रैंक करना, लेबल करना, उस पर ठप्पा लगाना, फेलियर का, फर्स्ट आने का, तोप का, स्टार का, ये सब बेकार बातें हैं। आपको लेबलिंग से बचना है, बच्चे को सेग्रीगेट करने से बचना है, उसको रैंक लगाने से बचना है उस पर, ठीक है ना। कंपैरिजन टू हर पीयर्स, बच्चे को कंपेयर करो उसके पीयर्स के साथ, तो ये कहना गलत होगा, है ना। अभी जैसे किसी ने टॉप किया, अभी छत्तीसगढ़ का रिजल्ट आया, ठीक, उससे पहले यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया, तो हम ये नहीं कहेंगे ना इसने टॉप किया, किसी एक बच्चे ने मान लीजिए, या प्राची निगम की भी अगर हम बात करें, तो हम ये नहीं कहेंगे ना बाकी जितने भी बच्चे हैं वो सब बेकार हैं, वो किसी और एस्पेक्ट में बेहतर हो सकते हैं, है ना। तो मतलब हम यहाँ पे, हालांकि ये सिस्टम ही वैसा है कि रैंक पे फोकस रहता है, बट वो होनी नहीं चाहिए रैंकिंग उस तरह से। क्योंकि इन कंपैरिजन टू अदर्स मत कीजिए। द स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे की जो नीड्स हैं, जो विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, अगर उसको किसी एरिया में वो पीछे रह जाता है या बहुत स्ट्रांग है, जो उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो निकल करके आए, उसकी सीखने की आवश्यकताएं बाहर निकल के आए, वो हम देख पाए, डायनेमिक असेसमेंट से ही हो पाएगा, क्योंकि हम चेंजेबल है, ये लगातार चलने वाला असेसमेंट है, कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस है बेसिकली। तो ऑनगोइंग है तो बच्चों को कहां कब किस एरिया में जरूरत होगी, स्पेसिफिक लर्निंग नीड क्या होगी उसकी, कहां हेल्प की जरूरत है, कहां एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत है, ये समझ में आ जाएगा हमें जब हम डायनेमिक असेसमेंट कर रहे होंगे। इफ चाइल्ड इज फिट टू स्टडी इन अ रेगुलर स्कूल और नॉट, नहीं सर हर बच्चा रेगुलर स्कूल में पढ़ सकता है, उसकी कोई बात ही नहीं है, इंक्लूसिविटी की बात इसीलिए की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये कहता है टू एंश्योर फोकस ऑन असेसमेंट फॉर लर्निंग रेदर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड, यानी सीखने के मूल्यांकन के बजाय सीखने के लिए मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इनमें से कौन सी बात सही है। यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग पे जाना है, ना कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग पे। तो ऑफ से फॉर पे जाने के लिए, या मैं इसको दूसरी तरह से लिखूं तो एसए से समेटिव इवैल्यूएशन से फॉर्मेटिव की तरफ जाने पे, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है, क्वेश्चन आएगा अभी, है ना। क्या करना चाहिए, कौन सी बात सही होगी। सेल्फ असेसमेंट, बच्चा खुद का आकलन खुद से करे, हाँ भाई बिल्कुल। पीयर असेसमेंट, यानी उसके साथी समूह उसका आकलन करें, उसके दोस्त 4 लोगों का ग्रुप है, वो कह रहा है कि मीना मुझे कितने नंबर दोगी भाई, जो मैंने अभी आंसर तुम्हें सुनाया, मीना कह रही है 5 में से 4 दूंगी। फिर राधा से पूछा, फिर राजू से पूछा, सारे दोस्त आपस में एक दूसरे का आकलन कर रहे हैं। जैसे हमें याद है जब हमारा टीचिंग ट्रेनिंग का एग्जाम हुआ करता था, है ना, इंस्टाग्राम पे पड़ी होगी शायद वो पिक्चर कहीं, तो मतलब ये वाले पे नहीं, दूसरे इंस्टाग्राम पे, तो मेरे को याद है हम लोग एक दूसरे को नोटबुक्स दे दिया करते थे और कहते थे कि भाई सुन, या ये वाला टॉपिक बताइयो, तो उससे क्या होगा, पीयर असेसमेंट, आपका पीयर आपका असेसमेंट कर रहा है कि आपको कितना आता है, ठीक। क्वांटिटेटिव फीडबैक के मान लीजिए कितने में से कितना रेट करोगे, तो वो भी क्वांटिटी हो गई ना एक तरह से, हाँ ठीक है। कंपैरिजंस बिटवीन स्टूडेंट्स ऑन क्वांटिटेटिव पैरामीटर, अब ये क्वांटिटेटिव पैरामीटर पे जब कंपेयर करने आप लग जाएंगे तब प्रॉब्लम है, मात्रात्मक प्रतिक्रिया में प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं दिख ही नहीं रहा है, सेकंड ऑप्शन, यानी आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, 74% लोग सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर है 7, देखते हैं एनईपी के बारे में ही एक सवाल है, फटाफट से भाई 7 बजे ही हो गया आपका टाइम, 9 बजे की बजाय, अभी कई लोगों को ये नहीं पता लग पा रहा है, कोई बात नहीं, बीच बीच में ऑफ भी हो रहा है मेरी तबीयत के कारण, कर लेंगे मैनेज। देखिए ना क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट्स हैज बीन प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कैसा रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। मैं इसलिए भी एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दे रही हूँ क्योंकि अगला क्वेश्चन फिर आप पकड़ जाओगे, चीटिंग हो जाएगी, आपको हिंट मिल जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मूल्यांकन के संदर्भ में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया, कैसा रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। बिल्कुल आप लोग सही समझ रहे हैं, है ना, और हमने ये डिस्कस भी किया है बैच में भी, 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड किसको कहेंगे, मैंने उस दिन आपको चार्ट बना के भी बताया था, देखते हैं, बैच में बताया था बेसिकली। रिपोर्ट कार्ड्स स्पेसिफाइंग रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन कंपैरिजन टू अदर्स, दूसरों के कंपैरिजन में रिपोर्ट कार्ड की बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एटलीस्ट नहीं करेगी, ये आउटडेटेड मेथड हो गया। रिपोर्ट कार्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन पेपर एंड पेंसिल टेस्ट थ्रू द ईयर,
नहीं भाई, हमें हर एक डायमेंशन में चाहिए, सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट थोड़ी चाहिए। बच्चा स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो सकता है, डिबेट में भी अच्छा हो सकता है, जरूरी थोड़ी सिर्फ वो साइंस में या मैथ्स में या सब्जेक्ट्स में ही अच्छा होगा उस तरह से, और उसमें भी लिखने में सिर्फ। समेटिव यूनिडायमेंशनल नहीं, सिंगल डायमेंशन नहीं, मल्टी डायमेंशनल चाहिए। यूनि का मतलब होता है सिंगल, एक आयामी नहीं, बहुआयामी चाहिए हमें, क्योंकि विकास भी एक बहुआयामी प्रक्रिया है। तो 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड, 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाने को कहती है, और 83% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो 300 आपका एक रिपोर्ट कार्ड जो रिजल्ट है एक तरह से, वो 360 डिग्री होना चाहिए रिपोर्ट कार्ड। वो बनेगा कैसे, 360 डिग्री असेसमेंट होगा कैसे, जब आप खुद का आकलन करेंगे, है ना। इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, है ना। इसमें क्या है, 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। जब आप खुद का आकलन करेंगे, यानी सेल्फ असेसमेंट, जिसको असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं, सेल्फ असेसमेंट, स्व आकलन, यानी बच्चा खुद को कितने नंबर देगा। अगर उसने कोई चैप्टर या कोई आंसर लिखा है तो उससे पूछो कि तुम्हारा मन करेगा तुम कितना रेट करोगे खुद को, है ना, कि कितना तुम्हें लगता है कि तुम फिटनेस की बात कर लेते हैं कि आप फिट हैं, तो आप आउट ऑफ 10 कितना रेट करेंगे खुद को फिटनेस में। तो आप कहेंगे यार, मैं कहूंगी यार 7 या 6, ध्यान नहीं देती हूँ, रूटीन खराब है, ये है वो है। कोई और कहेगा जो फिट है, जिम जाता है डेली या ध्यान रखता है अपना, वो कहेगा यार मैं तो 9 on 10 हूँ, है ना, बस हल्के से चेंज की जरूरत है। तो बच्चे को कहा जाए कि अच्छा तुम्हें रीडिंग में पढ़ते कितना अच्छा हो, आउट ऑफ 5 बताओ, तो कहेगा 3 out of 5। तो खुद का आकलन कर रहा है खुद से। फिर नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट हो जाता है आपका जिसको हम कहते हैं टीचर असेसमेंट। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पहले टीचर असेसमेंट पहले सेल्फ असेसमेंट, वो आपके ऊपर है कि आप पहले किसको लिखना चाहें। यानी शिक्षक भी आपका आकलन करें, शिक्षक ने बताया कि आउट ऑफ 10 मैं तो इतने दूंगा इस चीज में या दूंगी। फिर आता है आपके दोस्तों का रोल, जो आपके पीयर्स हैं, तो पीयर असेसमेंट, जो आपका साथी समूह है वो आपका आकलन कर सके कि आपके दोस्त क्या मानते हैं कि आपको कितना आता है किसी चीज में। तो ये सब क्या हो गया, 360 डिग्री हो गया, हर एक पहलू होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बन गया। अगर मैं इसको दूसरी भाषा में कहूं, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हम बच्चे का होलिस्टिक असेसमेंट कर रहे हैं, यानी हम ये देख रहे हैं कि वो सर्वांगीण रूप से उसका आकलन कर रहे हैं, चाहे वो खुद से बताए खुद के बारे में, उसके दोस्त बताएं, उसका टीचर बताए, और हम उसके मन, उसके इमोशन, यानी मन ही हो गया, उसके शरीर, उसके दिमाग, कैप जिसको कहते हैं कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड बनाया जाए, जो कि बात सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 8, समझिएगा और एनईपी पे क्वेश्चन देखिएगा। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रपोजल्स मेड बाय एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज नॉट करेक्ट। ध्यान से पढ़िएगा, नॉट करेक्ट लिखा हुआ है, तो नॉट वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखना होता है ना। हाँ ठीक है शुभम, फटाफट से आंसर कर दो, मैं इतने जल ग्रहण कर लेती हूँ। होलिस्टिक मतलब सर्वांगीण विकास, बच्चे के कॉग्निशन का भी, यानी जो फिजिकल जो डेवलपमेंट है, शरीर भी, दिमाग भी यानी कॉग्निटिव भी, अफेक्टिव यानी इमोशनल डेवलपमेंट भी। देखना यार, अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा दिए गए प्रस्तावों के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है, नॉट चाहिए हमको, नेगेटिव बात। NEP 2020 proposes that a variety of methods and strategies such as group work and role plays be used for assessment। इसमें तो बच्चा एक्टिव है, जहां बच्चा एक्टिव है वो तो ठीक है, हमें गलत चाहिए। NEP 2020 proposes shift from formative to summative, उल्टा है, समेटिव टू फॉर्मेटिव है, यानी योगात्मक से रचनात्मक की ओर जाना है, कि आप पेपर पेंसिल टेस्ट से एक्टिविटी की ओर लेकर के जाओ, असेसमेंट फॉर लर्निंग की तरफ लेके जाओ, असेसमेंट ऑफ लर्निंग से। इन्होंने कह दिया असेसमेंट फॉर लर्निंग से ऑफ की तरफ ले जाओ, फॉर्मेटिव से समेटिव नहीं है, FA टू SA नहीं है, SA टू FA है, उल्टा है, तो यही गलत है। फिर भी बाकी देख लेते हैं। NEP proposes that apart from assessment by the teacher, other ways such as self assessment and peer assessment should be encouraged। यानी सिर्फ टीचर ही आकलन ना करे बच्चे का, उसके साथी और वो खुद भी करे, तो ये बात तो सही है और हमें तो गलत चाहिए। NEP 2020 proposes that report card of the student should include progress in the cognitive, affective and psychomotor domain। जो BS ब्लूम टेक्सोनॉमी है, ब्लूम का लर्निंग का वर्गीकरण, कॉग्निटिव यानी बच्चे का दिमाग भी इन्वॉल्व हो, अफेक्टिव यानी उसके इमोशंस भी इन्वॉल्व हो, जो विकास के प्रकार भी हैं, और साइकोमोटर यानी फिजिकली भी वो एक्टिव हो, कोनेटिव भी कहते हैं इसको, कैप कहते हैं खोपड़ी पे लगाने वाली, I mean सर पे लगाने वाली,
है ना। कैप बोले तो जैसे वो आईपीएल में चलती है ना पर्पल कैप, तो ये कोई भी कैप चलेगी। कैप मतलब सी फॉर कॉग्निटिव, ए फॉर अफेक्टिव और पी फॉर साइकोमोटर। तो ये भी एकदम सही है। होलिस्टिक जब भी तो बनेगा जब सारे पहलू विकास के आप जोड़ लेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये गलत है कि फॉर्मेटिव टू सबमेटिव, क्योंकि सबमेटिव टू फॉर्मेटिव है, तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 देखना एक बार और जवाब दीजिएगा। देखना क्वेश्चन नंबर 9 कहता है शुड टर्म्स लाइक स्लो लर्नर, ब्रिलियंट, एवरेज बी यूज टू डिस्क्राइब स्टूडेंट्स इन दी क्लासरूम। यानी क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि ये बच्चा स्लो लर्नर है, ये तो धीमे सीखता है, ये एवरेज बच्चा है, ये ब्रिलियंट बच्चा है। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि जैसे समाज देखता है कि ये फेलियर है, ये एवरेज है ना। जो टॉपर है उसकी भी हालत ये है, उसको भी डर लग रहा है, सपने आ रहे हैं उसको एग्जाम के, ठीक है ना। तो ये क्या है, क्या हमें ऐसे शब्द, ऐसे ठप्पे जिसको मैं कहूं आम भाषा में, यानी ऐसे लेबल्स लगाने चाहिए बच्चों पे? बिल्कुल भी नहीं, आपको लेबलिंग से बचना है, ठीक है ना। यस इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ देयर परफॉर्मेंस, नहीं, यस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये लेबलिंग है बच्चों की। ये कह रहे हैं नो दीज कैटेगरीज आर नॉट सफिशिएंट, वी नीड टू ऐड मेनी मोर टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट प्रोफाइल्स। नहीं नहीं ये कम है, थोड़े और लेवल्स लेकर के आने चाहिए कि सुपर इंटेलिजेंट फलाना, मतलब ये कम लेवल्स हैं, ज्यादा होने चाहिए। तो लेवल्स तो गलत है भाई, होने ही नहीं चाहिए। कम क्या है, सफिशिएंट क्या है, ये तो होने ही नहीं चाहिए। तो नो, बिकॉज दीज टर्म्स लेबल चिल्ड्रन बेस्ड ऑन एबिलिटी एंड आर नॉन इंक्लूसिव, क्योंकि ये शब्द क्या करते हैं, बच्चों को क्षमता के आधार पर लेबल करते हैं और गैर समावेशी हैं। समावेशी क्या होता है, इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिव एजुकेशन, हर तरह के बच्चे को इंक्लूड कीजिए, चाहे वो स्लो सीखने वाला हो, एवरेज हो, इंटेलिजेंट हो जिसको आप कह रहे हैं, ब्रिलियंट हो, स्टार हो, वॉटएवर, यानी हर बच्चे को सिखाना, इंक्लूसिव होना। नॉन इंक्लूसिव क्या है कि हमने सब पे ठप्पा लगा दिया, इन बच्चों को एबिलिटी के आधार पे अलग अलग बांट दिया, जबकि एबिलिटी ग्रुपिंग नहीं करनी, हमें हेट्रोजेनस मिक्स्ड क्षमताओं वाले बच्चों को एक ग्रुप में रखना है कि उसमें टॉपर भी है, उसमें जिसको हिंदी अच्छी है उसकी वो भी है, उसमें मैथ्स कमजोर है वो भी है, यानी मिक्स ग्रुप बनाना है, हेट्रोजेनस, ठीक। विषम समूह कहते हैं जिसको हम। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक मूल्यांकन का आमतौर पर कैसे उपयोग करते हैं हम, एफए की बात हो रही है कि कैसे यूज करेंगे एफए को। टू प्रोवाइड टीचर्स विद अ रैशनल बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग टेस्ट और एग्जाम पेपर्स। सिर्फ एग्जाम पेपर के लिए नहीं, हमें तो फॉर्मेटिव में तो एक्टिविटी चाहिए, सिंपल बात है। जहां एफए दिख जाए एक्टिविटी समझ जाना, एक्टिविटी की तरफ लेकर के जाएगा अगर सही पूछा होगा तो, ठीक है ना। टू हेल्प टीचर्स प्लान बेटर एंड प्रोवाइड सपोर्टिव और नॉन इवेल्युएटिव फीडबैक। बच्चों को सपोर्ट मिल रही है, नॉन इवेल्युएटिव। नॉन इवेल्युएटिव का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी जिसमें जजमेंट नहीं है, जो एसए में होता है जजमेंट कि इतने % नंबर आए, ये नहीं है, ठीक है ना। तो नॉन इवेल्युएटिव, और दूसरा जजमेंट फ्री, और दूसरा फीडबैक के कहां सुधार किया जा सकता है। ये बात पॉजिटिव लग रही है, फिर भी थर्ड फोर्थ ऑप्शन चेक तो करेंगे। टू हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप गुड टेस्ट टेकिंग स्किल, सिर्फ अच्छा टेस्ट देने की स्किल, यानी कितना अच्छा रट के उगल सकता है पेपर में। टू डिस्क्रिमिनेट एप्रोप्रिएटली बिटवीन एबिलिटी लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स, जो बच्चों का एबिलिटी लेवल है उनमें डिस्क्रिमिनेट करो, उनमें क्या करो, भेदभाव करो नहीं। तो गैर मूल्यांकनात्मक का मतलब क्या है, नॉन इवेल्युएटिव का मतलब है नॉन जजमेंटल, जो जज ना करे बच्चों को, लेबल ना करे, ठीक है ना। ये वाला लेबल नहीं है जो सबके निकलने वाले थे सोशल मीडिया पे, ये लेबल है, ठप्पा लगाना है बच्चे पे, तुम वीक हो, तुम ये हो, ये नहीं करना है हमें। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये क्या है देखना फटाफट से और बताना। ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग and credit accumulation systems are some of the examples of what? Grading, coding, marking, है ना। मार्किंग करते हैं हम, कोडिंग ग्रेड करते हैं कि A+ ग्रेड आया है ना, इतने % मार्क्स आए हैं मार्किंग के, या फिर हम देख रहे हैं ये काम किसी ने कंप्लीट किया है तो मार्क कर दिया, ठीक। एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन, कितने पॉइंट्स किसने अर्न किए हैं क्लास में। तो ये सारी चीजें जो है एग्जाम्पल्स हैं किस चीज का, सिंबलाइजिंग पोजिशन ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, बच्चों की स्थिति बताएंगे क्लास में कि क्या पोजीशन है बच्चे की, फर्स्ट आ रहा है कि सेकंड, ऐसा तो यहां नहीं लिखा है ना। डेपिक्टिंग दी एकेडमिक प्रोग्रेस इन रिपोर्ट कार्ड, शैक्षणिक प्रगति को दिखा रहे हैं। स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, यानी शिक्षार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन की स्कोरिंग प्रक्रिया है। फिर आता है इवेल्युएशन प्रोसीजर ऑफ आंसर शीट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, सिर्फ आंसर शीट का इवेल्युएशन प्रोसीजर नहीं है, ये ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग और ये सब क्या है, एक तरह के रूब्रिक हैं, पैमाने हैं, ठीक है ना, या मैं कहूं ये स्कीम है एक तरह से मार्किंग की। सेकंड ऑप्शन पे बड़े आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो सिंबलाइज तो नहीं करता कि क्या पोजीशन है क्लास में बच्चे की, जरूरी नहीं है ग्रेड से या मार्किंग से, कोडिंग से, हर चीज से पता ही लग जाए, कई बार पता लग सकता है। डेपिक्टिंग द एकेडमिक प्रोग्रेस इन रिपोर्ट कार्ड, सिर्फ प्रोग्रेस थोड़ी दिखाते हैं ग्रेड्स भाई, ये स्कोरिंग प्रोसीजर है कि जिस प्रोसीजर में, जिस
पैरामीटर में आप स्कोर करेंगे उसको ग्रेडिंग, मार्किंग, कोडिंग कहा गया है। तो स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट शिक्षार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन की स्कोरिंग प्रक्रिया है कि भैया 91 से 100 लेकर के आए हो तो A+ हो, है ना, 81 से 90 लेकर के आए हो तो नॉर्मल A कह दिया, तो ये ग्रेडिंग हो गई। तो ये क्या है, क्या चीज है ये, स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, कैसे उन्होंने क्या अचीव किया है उसका स्कोरिंग प्रोसीजर है ये। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 12, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स द टीचर्स टू। जो असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, बच्चों ने क्या अचीव किया उसका आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो गया एक तरह से। शिक्षार्थियों की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों को कैसे मदद करता है ये पूछा है हमसे। पहला ऑप्शन है इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करेगा कि भाई कितने अच्छे से आपने पढ़ाया एज अ टीचर, उसके बारे में बताएगा आगे नहीं। मेक एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ लर्नर्स इन द क्लासरूम, यानी के अलग अलग क्षमताओं के आधार पर आप ग्रुप बना दो। या फिर प्रिपेयर एक्टिविटी लॉग फॉर टीचिंग, मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ लर्नर्स। अब आपने असेस कर लिया है बच्चे को, तो अब एक्टिविटी थोड़े ना प्रिपेयर करने बैठोगे, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ लर्नर्स, के जो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है उसी को मेंटेन करके रखा जा सके। तो ये कैसे, अचीवमेंट हेल्प्स, भाई बच्चे ने कितना अचीव किया, ये किस चीज में हेल्प करेगा, तो पॉजिटिव ढूंढना है हमें। ठीक, इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, हाँ। मेक एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ द लर्नर्स इन द क्लासरूम, नहीं, एबिलिटी ग्रुपिंग का जो उद्देश्य है वो किसी का भी नहीं है, चाहे वो एसए हो, एफए हो, कोई भी जो सीसीई है पूरा कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, वो ये नहीं चाहता कि आप बच्चे को लेबल करें, चाहे वो एसए ही क्यों ना हो, या आप बच्चे को उसकी क्षमता के आधार पर ग्रुपिंग कर दें, नहीं। अगर ग्रुप बनाना भी है तो मिक्स्ड एबिलिटी वाला। इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, आपने बच्चे के अचीवमेंट, उसकी उपलब्धि का जो आकलन किया कि कितना उसको पता है, वो इसलिए क्या है कि आपको ये पता चल जाए, इस चीज से ये मदद मिलेगी कि आपके शिक्षण के जो तरीके थे, जो शिक्षा शास्त्र था आपका, पेडागोजी इसी को तो कहते हैं साइंस ऑफ टीचिंग, कि आप पढ़ाएंगे कैसे, आर्ट ऑफ टीचिंग, कौन से मेथड्स आपने यूज किए वो कितने सही साबित हो पाए, बच्चे की उपलब्धि के आकलन से ही तो पता लगेगा जब आप उसको टेस्ट करेंगे, जांचेंगे कि आपके मेथड्स, क्योंकि जब बच्चे का रिजल्ट जो है या बच्चे की जो परफॉर्मेंस है या उसका अचीवमेंट का आकलन है, वो ये भी तो बताएगा कि कितना उसने सीखा। अब जब ये बताएगा कि कितना सीखा तो ये भी तो बताएगा किसने सिखाया और कैसे सिखाया, तो वो कितना सक्सेसफुल हुआ वो मेथड, यानी टीचर के मेथड्स, यानी उसकी पेडागोजी। तो इस चीज को जानने में हेल्प करेगा। तो बेस्ट ऑप्शन फर्स्ट ही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा और जवाब दीजिएगा, थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन पे फोकस कौन सा एक ऑप्शन करता है, फटाफट से बताएंगे। द टीचर असेसेस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स बिसाइड्स फोकसिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, यानी कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देता है टीचर बजाय कि वो कैसे सोचता है। चलो अभी बाकी ऑप्शंस देखते हैं। द टीचर असेसेस द स्टूडेंट्स बाय कंपेयरिंग देयर रिस्पॉन्सेज, नहीं कंपेयर तो नहीं किया जाएगा फॉर लर्निंग में, और वो भी दूसरे बच्चों से, ये वैसे भी नेगेटिव ही है। द टीचर असेसेस द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक, नहीं, क्योंकि ये फॉर लर्निंग है तो ये ड्यूरेशन में चल रहा होगा एक्टिविटी के माध्यम से, ये ऑफ लर्निंग का उदाहरण है। द टीचर असेसेस अ स्टूडेंट बेस्ड ऑन हिज और हर परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू अदर्स, अगेन फिर ये आपका ऑफ लर्निंग की तरफ ही चला जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ कि द टीचर असेसेस, नहीं, एक सेकेंड, हाँ यही बचता है। द टीचर असेसेस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स बिसाइड्स फोकसिंग ऑन द प्रोसेसेस ऑफ थिंकिंग, यानी शिक्षक सोचने की प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा छात्रों की वैचारिक समझ का भी आकलन करता है, यानी ये भी करेंगे कि कैसे वो, बिसाइड्स का मतलब है साथ साथ, तो कैसे सोचता है बच्चा, मैंने पहले गलत पढ़ लिया था, कैसे सोचता है बच्चा ये भी टीचर निर्धारित मतलब देखेगा, जांचेगा फॉर लर्निंग में, और बच्चे के कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है ये भी जांचेगा। तो ऑनगोइंग प्रोसेस है ना, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या मिल जाएगा टीचर को, ये जान करके फीडबैक मिल जाएगा कि बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस कैसी है और उसके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, दोनों के बारे में प्रतिपुष्टि मिल जाएगी। तो ये तो सही हो गया, बाकी ऑप्शंस गलत हैं। फॉर लर्निंग है, एफए का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है भाई ये सवाल, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट असेसमेंट आर करेक्ट, सही पूछे हैं हमसे। पहला ऑप्शन है असेसमेंट शुड हेल्प स्टूडेंट्स सी देयर स्ट्रेंथ्स एंड गैप्स एंड हेल्प द टीचर फाइन ट्यून हर टीचिंग अकॉर्डिंगली, बच्चों को अपनी कमियों का, अपनी ताकतों का, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगे, जिससे वो फाइन ट्यून कर सकें, अपनी टीचिंग में परिवर्तन कर सकें, टीचर्स को भी पता लगे ये चीज और बच्चों को भी। तो ये तो ट्रू है, ये बात तो सही है।
बी ऑप्शन है असेसमेंट इज मीनिंगफुल ओनली इफ कंपैरेटिव इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स आर मेड। बच्चों को कंपेयर कराओ, ये शर्मा जी का बेटा वर्मा जी के बेटे से अच्छा है, फलाना है, ये एकदम गलत तरीका है। असेसमेंट शुड असेस नॉट ओनली मेमोरी बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। सिर्फ रट्टा मत लगवाओ, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को भी जांचो, ये बात भी सही है। असेसमेंट कैन नॉट बी पर्पसफुल इफ इट डज नॉट इंड्यूस फियर एंड एंजाइटी, यानी जब तक गब्बर का डर नहीं होगा, यानी पेपर, गब्बर मतलब पेपर, तो पेपर का डर, एंजाइटी, स्ट्रेस उसमें इंड्यूस कर दो, भर दो बच्चे में, तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा पेपर। नहीं भाई, है ना। पेपर क्या होनी चाहिए, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट होना चाहिए। वो एक बुक आई थी ना एग्जाम वॉरियर्स करके, तो उसमें भी ये बात कही गई थी, और इन जनरल ये एक बेसिक बात है कि हमें एग्जाम्स को सेलिब्रेट करना चाहिए एक फेस्टिवल के तौर पे, ना कि वो खौफ का माहौल बन जाए। बट इवेंचुअली ऐसा ही हो जाता है कि खौफ का माहौल बन जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, अगर आपने सीटेट पहले कभी दिया होगा और बाई चांस आपका रह गया होगा, गलत टाइम पे आप जुड़े, लेट जुड़े, है ना, तो आपको ये बात पता होगी जब सीटेट आता है मैं पूरी शिद्दत से लगती हूँ और बहुत इंटरेस्ट के साथ हम लोग डिस्कशन करते हैं, बड़े बड़े सेशंस होते हैं, लेकिन ऐसे जैसे एक त्योहार हो, मुझे खुद वैसा ही फील होता है ना। फिर वो सीटेट चला जाता है, मेरे को लगता है सूना सूना थोड़े दिन के लिए। तो ये क्या है, आपको भी लगता है, इवन आप लोग के भी कमेंट आते हैं कि लाइव क्लास की आदत हो गई थी। तो वो क्या है, एक फेस्टिवल की तरह हमें मानना है, ना कि फियर इंड्यूस करें, ठीक है ना। तो ए और सी तो हमें यहाँ सही लग रहे हैं, ऑप्शन है ए और सी का, फोर्थ ऑप्शन। कितने लोग, 72% लोग सही जवाब दे रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, देखिएगा और जवाब दीजिएगा। कोई कह रहा है बाप से बड़ा गब्बर कोई नहीं है, पिताजी का खौफ, हाँ क्या कर सकते हैं। तो क्या करें, खौफ ना दिखाएं, फोन में लगे रहने दें, रील देखने दें आपको, ऐसे ही डायलॉग मारेंगे, कहिएगा पिताजी को। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन, यानी एफ पे, फीडबैक के लिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस, है ना, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्या मूल्यांकन का लक्ष्य है। टू प्रोवाइड फीडबैक, हाँ भाई बिल्कुल लिखा हुआ है। टू स्टूडेंट्स दैट कैन बी यूज टू इंप्रूव, कर पाएंगे उनकी लर्निंग को, बिल्कुल सही बात है। फॉर लर्निंग का मतलब ही है, जैसे आप अभी पोल में जवाब दे रहे हैं, अगर सही नहीं भी दिया तब भी मैं क्या करूंगी, फीडबैक मिलेगा आपको, एक तो कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, दूसरा मैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगी, तो क्या होगा, इंप्रूवमेंट भी होगा, फीडबैक भी मिल गया आपको। तो इसीलिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चल रहा होता है। जब फाइनल एग्जाम हो गया उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, वो सबमेटिव है, वो ऑफ लर्निंग है। टू कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू अ स्टैंडर्ड और बेंचमार्क, ये ऐसे हो जाता है एक तरह से कि एक बेंचमार्क बना हुआ है, या तो पास हो जाओगे या फेल हो जाओगे, 10th के एग्जाम्स हैं, तो ये ऐसे का पार्ट हो जाएगा, फॉर लर्निंग का नहीं, ऑफ लर्निंग का हो जाएगा ये पार्ट, है ना, असेसमेंट ऑफ लर्निंग का। टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु कैन बी कैटेगराइज्ड एज स्लो लर्नर्स, ये कोई भी नहीं होना चाहिए कि कैटेगराइज करना, चाहे वो एसए हो एफए हो, कोई नहीं करेगा। टू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड असाइन ग्रेड्स, ये भी एक बार को एसए का ही पार्ट हो जाएगा क्योंकि ग्रेडिंग हो रही है, लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ही एफए का पार्ट है, जहां फीडबैक मिल रहा है, बच्चा एक्टिव है, रचनात्मक तरीके से उसको अपने बारे में पता लग रहा है, कितना उसको आता है, क्या कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 16 देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, यानी कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। एसएसटी कर लूंगी एक आध सेशन इस बार में पक्का, है ना, इस सैटरडे नहीं तो अगले सैटरडे कुछ क्वेश्चन हम एसएसटी के करेंगे, डोंट वरी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट असेसमेंट, असेसमेंट के बारे में क्या सही नहीं है। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग, ये पूछा गया पेपर है ऑनलाइन में, है ना, लेटेस्ट वे में ही पूछा गया है ये क्राइटेरियन रेफरेंस, और ऐसा नहीं आज से आ रहा है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट हम सालों से करते आ रहे हैं, ठीक, लेकिन क्वेश्चन पहले इस पे नहीं आता था डायरेक्ट, जैसे आजकल दिखने लगे हैं, तो इसको हमें समझना होगा और इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा सीआरटीज और एनआरटीज के बारे में, और ये किसकी फॉर्म है, ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट का ही पार्ट होते हैं। इतनी बात क्लियर है या नहीं। सेकेंड ऑप्शन कह रहे हैं 67% लोग कि क्या सही नहीं है, ये पूछा है। चलिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि एनआरटी और सीआरटी होते क्या हैं, जो लोग बैचेस में नहीं हैं या जिनको नहीं पता है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, मानकीकृत परीक्षण, जो बड़ी पॉपुलेशन के लिए बनाए जाते हैं, 10 लाख लोग, 2 लाख लोग, वॉट एवर, ज्यादा लोग दे रहे हैं जिसको, ये है मानकीकृत परीक्षण, जिसमें क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है ना, रिलायबिलिटी होती है, और क्या होता है भाई, और वैलिडिटी होती है। ये एक अच्छे टेस्ट के गुण हैं कि एक टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड होगा, मानकीकृत होगा, जो प्रॉपर बना हुआ होगा, ऐसा ही नहीं है किसी ने भी चलते फिरते बना दिया, प्रॉपर एक्सपर्ट की टीम लगती है, जैसे सीटेट का पेपर, और जो आप किसी भी वेबसाइट पे मॉक दे रहे हैं जरूरी नहीं है वो स्टैंडर्डाइज्ड है ना, वो किसी भी टीम ने बना दिया होगा, ज्यादातर चांस यही रहते हैं। तो गुड टेस्ट या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है तो ये सब पाया जाएगा कि वो वैधता होगी, उसमें वैलिडिटी होगी,
अभी मैं समझाऊंगी ये क्या होता है थोड़ी देर में। रिलायबिलिटी होगी यानी विश्वसनीयता होगी, और क्या होगा भाई, और होगी एक और चीज जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ये 3 चीजें तो मिनिमम मिलेंगी ही, ठीक है ना, वस्तुनिष्ठता कहते हैं इसको। अब इस पे आएंगे तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट में ये सब तो होगा ही। 2 प्रकार हैं जनरली जो हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट के देखते हैं, वो कौन से प्रकार हैं, एक है सीआरटी, दूसरा है एनआरटी। सीआरटी बोले तो क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट, हिंदी में प्लीज मत पूछेगा क्योंकि ये हिंदी में नाम बदल सकता है, इंग्लिश में सेम ही रहेगा, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट। अभी हिंदी में लिखा हुआ है, उसमें पेपर में दिखा दूंगी आपको मैं। और दूसरा है आपका एनआरटी, नॉर्म रेफरेंस, नॉर्म रेफरेंस, शॉर्ट में लिख रही हूँ, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, ठीक है जी। इसको हम कहेंगे ये क्या है, एनआरटी, और ये है आपका सीआरटी। दोनों क्या है, मानकीकृत परीक्षण के ही उदाहरण है। देखिए स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन या तरीका एकमात्र अच्छा नहीं होता कि आप एक ही तरीके से पढ़ाएं, वो गलत होता है। वो वहां पे यूनिफॉर्म या स्टैंडर्डाइज लिखा हो तो गलत हो जाता है, लेकिन वहां पे डिफरेंशिएटेड यानी मल्टीपल वेज में पढ़ाना। लेकिन टेस्ट में स्टैंडर्डाइज टेस्ट कोई खास बुरा नहीं होता जब तक आपको इसके बारे में कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट में ही ना लिखा हो, ठीक है ना, एक पॉजिटिव ही है। तो एनआरटी की जब हम बात करते हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, हालांकि इससे होता क्या कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट की एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में नहीं रख पाते। आईडीज मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, कि किसी बच्चे में कुछ विशेष हो सकता है, जबकि ये जब 10 लाख लोगों को सेम ही पेपर दे दोगे तो वो उसके अंदर का विशेष थोड़ी निकल के आएगा, जो जरूरत है उस एग्जाम की वो निकल करके आएगा, है ना। तो आप कितना अच्छा गिटार बजाते हैं ये थोड़ी सीटेट पूछेगा आपसे, वो तो कहेगा पेडागोजी बता दो हमें। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पे मापे ही नहीं जाते, उनकी जरूरत ही नहीं है, वो एक ओएमआर है वही जांच लेगी आपको। तो बस एक इसका ये नेगेटिव है जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नेगेटिव है ना, कि आईडीज को यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, कि हर बच्चा अलग है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट बट चुनाव के लिए बड़ी जनसंख्या में इंपॉर्टेंट हो जाता है, चुनाव मतलब वोटिंग नहीं, सिलेक्शन के लिए। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट तभी सीटेट में इन्हें पता लग पाएगा भाई इतने क्वालिफाई हो गए इतने नहीं। क्राइटेरियन रेफरेंस है जहां एक क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया क्या है, 90 मार्क्स ले आओ सीटेट में जनरल कैटेगरी से, आप पास हो गए। 33% नंबर ले आओ 12वीं में 10वीं में, पहले तो ऐसे ही होता था, अभी थोड़ा बहुत बदलाव हुआ हो तो क्या है, पास हैं आप। इससे कम आए हैं तो फेल हैं, यानी एक क्राइटेरिया है। अगर एक क्राइटेरिया है या तो उसको फुलफिल कर लीजिए, उसके बाद की बात नहीं हो रही है, क्राइटेरिया फुलफिल करना है। नॉर्म रेफरेंस में क्या है, क्राइटेरिया नहीं है, एक नॉर्म है, आपको बाकी लोगों से कंपीट करना है। जैसे D+B अगर मेरिट में नहीं आए, 162 गई है मेरिट, तो उतने लाने पड़ेंगे। जबकि यहाँ सीटेट की अगर हम बात करें, सीटेट क्वालिफाइड तो कोई भी व्यक्ति है ना। हम कहते हैं कई बार सीटेट में फर्स्ट कौन आया, सीटेट में फर्स्ट जैसा एज सच कुछ खास होता नहीं है, क्योंकि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है। ठीक है, किसी ने हाई स्कोर हासिल कर लिया, उसकी मास्टरी कितनी है उसके बारे में पता लग जाएगा कि 150 में से 143 अगर अनुराग लेकर के आए, या बाकी लर्नर्स हैं कई सारे अपने, जो पहली बार लोगों ने देखा कि यार मैंने खुद के 150 में से 143 भी आते हैं, 141 भी आते हैं, 140 भी आते हैं। अनुष्का इस बार ऑनलाइन में भी 140 नंबर ले आई, जो कि इतना मुश्किल पेपर था। तो वो क्या है, मास्टरी दर्शाता है उनकी, कि उनको किस हद तक किसी एक टॉपिक पे या किसी एग्जाम के सिलेबस पे या जो भी उस एग्जाम में नॉलेज मांगी गई है उस पर कितना निपुणता है, कितनी मास्टरी हासिल की है। लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया है जो फुलफिल हो गया, बात खत्म। नॉर्म रेफरेंस में आपको बाकी लोगों से भी कंपेयर करना है ना, बाकी लोगों से भी। अब आपको मास्टरी पता लग गया, मास्टरी का कैसे पता लगा, कि मान लीजिए आपके 105 नंबर आए हैं, तो आपको आइडिया है कि हाँ ठीक है यार, मेरे को पेडागोजी की नॉलेज है, बट मुझे और अभी इतना आइडिया लग सकता है कि किस एरिया में गलती हुई कि मैं 140 भी ले आऊं अगली बार। तो आप डायग्नोज भी कर पाते हैं क्राइटेरियन में, आप पता लगा पाते हैं आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, गैप्स कहाँ है ना। लेकिन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में ये सब करने का मौका नहीं मिलता। अगर केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम हुआ, मेरिट में नहीं आए, यूपीएससी का एग्जाम हुआ, मेरिट में नहीं आए, है ना, D+B का एग्जाम हुआ, है ना, तो वहां पे सीधा या तो सिलेक्शन होगा या तो नहीं होगा। तो वो परफॉर्मेंस ज्यादा मांगता है, बजाय कि आपके डायग्नोसिस नहीं करेगा बैठ करके, है ना। तो खैर समझते हैं, 4 ऑप्शंस देखना और फिर बताना मुझे। तो बेसिकली जहां मेरिट बन रही है आप उसको कह लो एनआरटी है, जहां एक क्राइटेरिया सेट है वो सीआरटी है। चलिए देख लेते हैं, अब हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही आपके सामने लिखा हुआ है। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट यानी मानदंड संदर्भित मूल्यांकन इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग और रेमेडियल टीचिंग क्या होता है भाई? डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होता है आपके गैप्स का पता लगाना, अभी आएगा खैर क्वेश्चन में तभी समझाऊंगी, है ना। यानी डायग्नोस करना, जैसे डॉक्टर पता लगाता है कि पेट में दर्द है तो क्यों है, या तो वो
नब्ज पकड़ेगा आपकी या फिर टेस्ट कराएगा, ठीक है ना, तो डायग्नोज करेगा, उसके बाद रेमेडी देगा। कभी भी रेमेडी पहले नहीं दी जाती, टीचिंग में भी पहले डायग्नोज ही किया जाता है, बाद में रेमेडियल टीचिंग के दोबारा से पढ़ाएं, कहाँ कौन सा टॉपिक अच्छे से पढ़ाएं, ये बाद में डिसाइड होगा। पहले ये देखा जाएगा किस टॉपिक में वीक है बच्चा, तो उसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है और क्राइटेरियन रेफरेंस से डायग्नोज किया जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि आपके 110 नंबर यदि आ रहे हैं या 90 नंबर से भी कम आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि किस सेक्शन में कम आ रहे हैं और कैसे उसको इंप्रूव करें, ठीक है ना। तो ये बात तो सही है, और सही है तो वो काम की नहीं है क्योंकि हमें गलत चाहिए। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट टेल्स अस वेयर अ स्टूडेंट स्टैंड्स एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स इन हिज और हर परफॉर्मेंस। ये बात तो सही है, आप इसको गलत क्यों बता रहे हैं 64% लोग हैं? क्या कर रहे हो आजकल? मानक संदर्भित मूल्यांकन हमें बताता है कि एक छात्र अपने प्रदर्शन में अन्य छात्रों की तुलना में कहां खड़ा है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो नहीं समझ पाए हो। फर्स्ट टॉपर कौन बनेगा केंद्रीय विद्यालय में, मेरिट में कौन आएगा? जो बाकियों को पीछे छोड़ दे, दूसरों के कंपैरिजन में आगे है। जो यूपीएससी में कौन सेलेक्ट होगा? जो दूसरों के कंपैरिजन में आगे है। यहां वो वाला सीन नहीं है 90% लाने हैं। मेरिट आज से 10 साल पहले भी, 10 भी मुश्किल है कहना, हाँ 10 तक मान लो आप, 10 साल पहले भी प्राइमरी टीचर की दिल्ली की जो मेरिट थी 80-80 नंबर पे, 70-70 नंबर पे भी गई है, जब क्राइटेरिया ये था ही नहीं कि 40-40 ले आओ या उतना कंपटीशन ही नहीं था। आज नहीं जाएगी। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट तो दूसरों के कंपैरिजन में कितने कहां खड़े हुए हैं आप। फर्स्ट तभी तो आएगा कोई व्यक्ति जब बाकी लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ दुनिया में कहीं और किसी और कोने पे होंगे। तो इन कंपैरिजन है ना फर्स्ट, किसी के तो कंपैरिजन में फर्स्ट है ना वो, तो वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है। तो क्योंकि ये सिलेक्शन काम आएगा। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट टेल्स अस वेयर अ स्टूडेंट स्टैंड्स एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तो ये तो सही है, इसमें गलत क्या है? फर्स्ट किसको लाओगे? नहीं तो कोई फर्स्ट ही नहीं आएगा फिर तो, ठीक है ना। अगर हम बात करें क्राइटेरिया की तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने सीटेट क्लियर कर लिया, 143 वाला भी साथ में बैठेगा, आप भी। नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग। यही मैंने आपको बताया था, नॉर्म रेफरेंस में डायग्नोसिस का कोई स्थान नहीं रहता। आप निदान नहीं कर पाएंगे, उपचार तो दूर की बात है, क्योंकि आप निदान कैसे कर पाएंगे? या तो आप टॉपर्स की लिस्ट में आ गए या तो नहीं आए, तो उतने परसेंट के रिजल्ट की बात है। ये डायग्नोसिस के लिए नहीं होता, क्राइटेरियन को हम उस तरह से यूज कर लेते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट इज टू इवैल्यूएट द मास्टरी लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स। ये बात भी मैंने आपको बताई थी, आपको पता लग जाता है किस हद तक मास्टरी हुई है, लेकिन यहां तो पास और फेल का पता लगता है आपको एक तरह से। यहाँ स्कोप नहीं है कि आप डायग्नोज करके उसको रेमेडी दे देंगे, या तो आ गए मेरिट में या तो नहीं आ गए यहां। जबकि क्राइटेरियन में ऐसा नहीं है, आप पास होने के बाद भी डायग्नोज कर सकते हैं कि कितना नंबर आया उसके आधार पर। तो थर्ड ऑप्शन गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 17। ये थोड़ा सा आसान सवाल है, जिनके सर में हो गया है दर्द, जिनको चक्कर आ रहे हैं, उनके लिए ये थोड़ा आसान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, टू यूटिलाइज असेसमेंट एज असेसमेंट फॉर लर्निंग। सीखने के लिए आकलन को क्या करना है? यूटिलाइज करना है। कैसे करेंगे भाई? फटाफट से बताएंगे आप कमेंट करके। मैं क्यों बताऊं? मैं ही बता दूंगी तो फिर आप क्या करेंगे बताइएगा? मूंगफली छीलिएगा। देखिएगा एक बार फटाफट से, पीडीएफ डाल देंगे भाई, 2-3 रहते हैं, डाल देंगे। देखना एक बार, मूल्यांकन को सीखने के लिए, मूल्यांकन के रूप में उपयोग करने के लिए मुख्य रूप से यह करना चाहिए, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो कि फॉर्मेटिव है, ठीक। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग की अगर हम बात करें तो किस बात पे ध्यान देगा? ये एज एन ऑनगोइंग एक्टिविटी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, असेसमेंट फॉर लर्निंग बन जाएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हाफ सिलेबस, देखो हाफ सिलेबस हो, टर्म हो, यूनिट हो, अगर खत्म करने के बाद हो रही है बात तो ऑफ लर्निंग हो जाएगा। एट द एंड ऑफ सेशन नहीं, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन। सिर्फ शुरुआत में क्यों? ड्यूरिंग चलेगा भाई, ये सिर्फ शुरुआत में ही नहीं, तो ऑनगोइंग से बेटर नहीं है ना बिगिनिंग। एक बार को फॉर लर्निंग हम कह भी देते कि चलो अभी होगा शुरू, फिर फॉर लर्निंग नहीं, लेकिन उससे बेटर ऑप्शन हमारे पास है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर है 18। फटाफट से आपको देखना है, एक असर्शन है और एक रीजनिंग है। जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फटाफट से आप बताएंगे। असर्शन और रीजनिंग यानी एक कथन है और एक कारण है उसका। कथन क्या है? टीचर शुड एम्प्लॉय मल्टीपल वेज ऑफ असेसमेंट इन देयर क्लासरूम, यानी टीचर्स को मल्टीपल तरीके बच्चे के आकलन के, जरूरी नहीं हर बच्चे को आप पेपर पेंसिल टेस्ट दे रहे हैं, किसी से आप ओरली क्वेश्चन पूछ लीजिए, किसी से एक्टिविटी करा दीजिए, किसी को ऑब्जर्व कर लीजिए काम करते हुए, किसी के बारे में एनेक्डोट से देख लीजिए कि वो कैसा है बच्चा, किस एरिया में उसको दिक्कत है, तो आपने आकलन कर लिया मल्टीपल वेज में। ट्रू है ये बात, हाँ मल्टीपल तरीके से आप आकलन कर सकते हैं। रीजन क्या है इसका, क्यों करना चाहिए ऐसा? Children's success and failure in classroom cannot be accurately and adequately determined only by a paper pencil test.
क्योंकि हम बच्चों की क्षमताओं को सिर्फ इस बेसिस पे नहीं जांच सकते सही सही कि उनसे पेपर पेंसिल टेस्ट में उन्होंने कितना अच्छा लिखा उस दिन, क्योंकि पेपर पेंसिल टेस्ट क्या है, एस्से है, और ये एक्टिविटीज मल्टीपल वेज क्या है, एफए है। ठीक, तो हम सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट से नहीं जांच सकते, तो दोनों ही बातें सही है, गलत थोड़ी है, दोनों ही सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 78% लोग सही जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट से देखते हैं क्या पूछा है हमसे। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन CCE एंटेल्स विच ऑफ दीज। ऐसा कोई टाइप बचेगा नहीं, ऐसा कोई एस्पेक्ट या कॉन्सेप्ट आपका ऐसा सच बचेगा नहीं जो इंपॉर्टेंट हो और आज के सेशन में डिस्कस ना हो। कम क्वेश्चंस में ज्यादा बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है। सतत मतलब कॉन्टिन्यूअसली, रेगुलरली, ऑनगोइंग प्रोसेस। कॉम्प्रिहेंसिव क्या है, हर एक पक्ष को जांचना बच्चे के, कि वो शैक्षिक और सह शैक्षिक कह देते हैं, करिकुलर और को करिकुलर कह देते हैं। पहले आप जवाब दीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है जी। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, प्लानिंग ऑन पैरामीटर्स एंड टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों पर योजना बनाना। हाँ भाई, हो सकता है कि क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, रूब्रिक्स कह देते हैं जिनको हम, एक सेट स्टैंडर्ड्स या पैमाना होना चाहिए। मेटिकुलस रिकॉर्ड कीपिंग बाय द टीचर, प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैं टीचर के पास, एनेक्डोटल से लेके हर तरह के, सही है। पेरियोडिक टेस्टिंग एंड रैंकिंग, ये कहना गलत होगा कि रैंक करते रह रहे हैं आप हर टाइम। पेरियोडिक टेस्टिंग फिर भी बर्दाश्त कर लेते, रैंकिंग नहीं करेंगे, हालांकि वो भी बहुत अच्छा नहीं है। इंटीग्रेशन विद द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में ही आकलन को जोड़ दो, बीच में पता भी ना लगे, बच्चे का आकलन भी हो जाए, उसके अंदर भय भी ना हो पेपर को लेकर के। तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, रैंकिंग वाला ऑप्शन एकदम गलत है। फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ है कहीं, हाँ फर्स्ट ऑप्शन ही है, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। अब थोड़ी सी चर्चा हम इस पे करेंगे, तो ये जो गुड टेस्ट या स्टैंडर्डाइज टेस्ट की जो बातें हमने समझी थी उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम CCE के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। CBSE इसको लेके आया था आई थिंक 2009 के अराउंड, और तब से इसमें बहुत परिवर्तन हो चुके हैं। अब तो बच्चे फेल भी होते हैं, पहले ये सब भी अलाउड नहीं था। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसमें दो शब्द हैं, दोनों का अपना मीनिंग है। कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव होता है आपका व्यापक, ठीक है जी। अगर हम देखें व्यापक मतलब इन ऑल एस्पेक्ट्स, यानी सभी पहलुओं में। अब सभी पहलू क्या होंगे बच्चे के, उसका दिल, दिमाग, फिजिकल एक्टिविटी, यानी PCSE जो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, या फिर कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर जो हमने BS ब्लूम में पढ़े, यानी हर एक पक्ष को, होलिस्टिक एस्पेक्ट बच्चे को आपको जांचना है। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है यहाँ पे ऑल राउंड डेवलपमेंट या होलिस्टिक डेवलपमेंट को आपको आकलन करना है, यानी करिकुलर प्लस को करिकुलर, यानी शैक्षिक और सह शैक्षिक, यानी बच्चा स्पोर्ट्स में कैसा है ये भी मैटर करे, ना कि सिर्फ पेपर में कैसा लिख के आता है। तो ये क्या हुआ, स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक, शैक्षिक व सह शैक्षिक। स्कोलेस्टिक पक्ष क्या होता है, पेपर पेंसिल से रिलेटेड, यानी पढ़ने लिखने से, एकेडमिक्स से रिलेटेड। और को स्कोलेस्टिक होता है आपकी बाकी एक्टिविटीज, कि वो डिबेट में अच्छा हो सकता है, वो डांस में अच्छा हो सकता है, वो किसी और चीज में अच्छा हो सकता है ना। तो शैक्षिक तथा सह शैक्षिक। शैक्षिक पक्ष पहले सिर्फ क्या था, बस शैक्षिक पक्ष की बात होती थी। अब हम ये भी देख रहे हैं बच्चा डिसिप्लिन कितना है, पंक्चुअल कितना है, सारे एस्पेक्ट्स जो आपका रिपोर्ट कार्ड होगा बच्चे का आप लेके आएंगे, आपको ग्रेड्स मिल जाएंगे उसमें। शैक्षिक और सह शैक्षिक, यानी ये भी इंपॉर्टेंट है कि बाकी किसी पहलू में बच्चा कैसा है वो भी पता हो आपको, यानी ऑलराउंड, यानी होलिस्टिक, सर्वांगीण विकास की बात करते हैं ना हम, हर एक पहलू में हम बच्चे को जांच पाए, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है हर एक पक्ष, ठीक है ना, चाहे वो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग हो, असेसमेंट एज लर्निंग हो, वो कैसे सीख रहा है, कितना ऑफ लर्निंग भी हो, सब कुछ मिलकर के एक निकल करके आएगा, स्कोलेस्टिक प्लस को स्कोलेस्टिक। कॉन्टिन्यूअस होता है ऑन गोइंग प्रोसेस, यानी जो प्रक्रिया सतत रूप से चल रही है, कॉन्टिन्यूअसली चल रही है। ऐसा नहीं है साल में एक बार पेपर होगा और बच्चे डर जाएंगे, सिर्फ बोर्ड का एग्जाम है, साल में एंड में या हाफ ईयरली ही होगा। बीच बीच में कभी क्लास टेस्ट हो रहा है, कभी कोई ओरल टेस्ट हो जा रहा है, कोई क्विज हो जा रही है, कुछ भी, और एनेक्डोटल, पोर्टफोलियो, ये सब तो साल भर लगातार चल ही रहे हैं। तो लगातार भी चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस भी है, जो आकलन है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंटीग्रेटेड भी है, और साथ में क्या है आपका कॉम्प्रिहेंसिव भी है, हर एक पक्ष में भी है। तो ये मिलकर के CCE बना, और हम आज की डेट में यही कह रहे हैं कि हम हर पक्ष में जांच पाए बच्चे को। वैलिडिटी की अगर मैं बात करूं, ये 3 गुण हैं किसके, अच्छे टेस्ट के, चलो बाद में बताएंगे, पहले आप एक और क्वेश्चन कर लो, एक साथ बहुत सारे डेटा हो जाएगा दिमाग में रखने को।
क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा और फटाफट से जवाब दीजिएगा। व्हाट शुड बी द अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस सिद्धांत के आधार पे आकलन करती है। कोई बात नहीं सृष्टि, जब अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी, रिवाइज करोगे फिर नहीं होंगे गलत। ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है, यहां गलती हो जाए कोई बात नहीं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहां सुधार की प्रक्रिया नहीं है, फाइनल पेपर में नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही कर रहे हैं हम आकलन ही इसलिए कर रहे हैं, आप पोल में जवाब ही इसलिए दे रहे हैं, आपको पता इसीलिए लग रहा है कि आप गलत दे रहे हैं ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके, तभी तो मैं इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ। नहीं तो सिंपल क्या होता है मॉक टेस्ट में, आप भाई बताते जाओ। कई बार जब मैं भी आगे जाके मॉक टेस्ट कराती हूँ लास्ट में सीटेट को लेकर, तो हम फटाफट करते हैं भाई कि आप आंसर बताओ निकलो। हालांकि मेरे से हो नहीं पाता क्योंकि मेरा मन करता है कि अगर एक भी इंसान है जिसका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर सकूं तो फटाक से कर ही दूं, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए, किस बेसिस पे मूल्यांकन करें, मेमोराइजेशन को आधार रख के नहीं, रट्टाफिकेशन नहीं कराना। लर्निंग ऑफ कंटेंट ओनली, बस कंटेंट रट लो नहीं भाई, हर एक पक्ष में जांचेंगे। ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, हर बच्चा सीख पाए, हर बच्चे के विकास और उसके सीखने को सुसाधित किया जाए, बेटर कर सके। ये शायद इस तरह का एक और क्वेश्चन आया भी था अभी, बस ऑप्शंस ऊपर नीचे हो गए थे। असेसिंग स्टूडेंट्स ओनली इनटू द कॉग्निटिव डोमेन, सिर्फ थ्रू आउट द एंड ऑफ द ईयर, सिर्फ साल में अंत में करो, सिर्फ अंत में नहीं भाई, ऑनगोइंग होनी चाहिए जो प्रोसेस है असेसमेंट की, फॉर लर्निंग ऑफ लर्निंग सब आएगा उसमें, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव है वो, एंड में नहीं। और दूसरा सिर्फ दिमाग वाले पहलू को नहीं, जो एकेडमिक्स, जो जिसको हम स्कोलेस्टिक पक्ष कहते हैं, बल्कि अफेक्टिव डोमेन भी, साइकोमोटर डोमेन भी, यानी विकास के जितने भी पक्ष हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, है ना, वो डिबेट में भी पार्टिसिपेट करे, वो डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट करे, एक्सपेरिमेंट में भी पार्टिसिपेट करे, तो हर एक पक्ष। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि हर एक बच्चा सीख सके, उसकी लर्निंग ऑप्टिमाइज हो सके, बेहतर हो सके, इसको जांचना। अब आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट आर यूज्ड टू असेस व्हाट, यानी जो निदानात्मक परीक्षण है वो किस चीज को जांचने के लिए बनाए गए हैं। सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा है, फटाफट से बता दीजिए फिर हम बढ़ेंगे आगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों होते हैं ये पूछा है हमसे। अंग्रेजी का शब्द इतना भारी होता है कि बोला ही नहीं जाता है, हम बिहारियों को बहुत तकलीफ है अंग्रेजी से। चैम्पवासी में आपकी समस्या को समझती हूँ, बट मैं हिंदी में भी बता के ही चलती हूँ। और कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको इस सब्जेक्ट में याद कर ही लेने चाहिए बार बार जब आप सुन रहे होंगे, क्योंकि आपको बोलने की तो जरूरत नहीं है, आप अगर सुन के भी आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएं, बोल पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुन के भी सेट हो जाएं, तो क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो आपको पेपर में डायरेक्ट इंग्लिश में ही पता हो अगर पेडागोजी में, तो हेल्प करते हैं। हिंदी में मैं ट्रांसलेट तो कर ही देती हूँ, है ना। देखना एक बार, बताओ फटाफट से। और वो सुनते सुनते ऐसा थोड़ी है, कोई मतलब लैंग्वेज ही तो है एक, तो पहले तो हम मन में डर इतना बिठा लिया, जबकि हम कल को स्कूल में जाएंगे, प्राइमरी टीचर अगर बन भी गए तो हमें इतना तो पता ही हो कि हम हिंदी इंग्लिश सब कुछ ही पढ़ाना है हमें, तो हम पढ़ के समझ तो पाए एटलीस्ट। लोग क्लास देख देख के टीचर बन गए हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, शब्द भी, भाषा भी नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसे कैसे करिएगा। चलिए आ जाइए। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर यूज्ड टू असेस व्हाट। डायग्नोस्टिक मतलब डायग्नोस करेंगे, कारण बताओ जैसा है एकदम, कि मतलब कारण जानेंगे या गैप्स, लर्निंग में कमी रह कहाँ गई है ना। कारण किस चीज का, ये बिल्कुल एक डॉक्टर की जैसी प्रक्रिया है, हम लोग अपने टीचिंग ट्रेनिंग में पढ़ते थे। जैसे आप बीमार हुए, अभी मेरी तबीयत खराब हुई, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सीधा दवाई नहीं दे देता, आपकी शक्ल देखी और दवाई दे दी। भाई वो शक्ल भी देखेगा, वो सर पे हाथ भी लगाएगा, वो नब्ज भी चेक करेगा, वो सिम्टम भी पूछेगा आपसे कि अच्छा कितने दिन से बुखार आ रहा है, ठंड से बुखार है, क्या है, फिर वो 2 दिन की दवाई हो सकता है दे दे। ये सिम्टम डायग्नोस करने के लिए है, पता लगाने के लिए है कि क्या दिक्कत है। अगर उसको खुद से समझ नहीं आया और 2 दिन की दवाई के बाद भी मदद नहीं मिली, तो आप क्या करेंगे, वो कहेगा भाई ब्लड टेस्ट करा लो डायग्नोस्टिक लैब में जाकर के, चाहे वो लाल पैथ लैब हो, व्हाटएवर दुनिया भर की हैं। तो वो क्या है कि आप जाकर के डायग्नोस कराओ डायग्नोस्टिक लैब में, ब्लड टेस्ट जाएगा, सैंपल आपका, उसके बाद पता लगेगा क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या कम है, क्या क्या ज्यादा है ना। उस बेसिस पे फिर दवाई लिखी जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि पेट में दर्द है और हड्डी टूटने का प्लास्टर चढ़ा दिया, ये तो नहीं होगा ना। तो क्या होगा, डायग्नोस करके फिर रेमेडी देगा टीचर भी, पहले पता लगाता है बच्चे को, डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाया जाता है, या उससे सवाल पूछे जाएंगे ओरली भी या किसी भी तरह से, उससे कई सारे तरीके हैं। तो टेस्ट में डायग्नोस्टिक टेस्ट होता किस लिए, ताकि डायग्नोस किया जा सके, निदान किया जा सके, पता लगे समस्या है कहां, बच्चा गलती कहां कर रहा है। आप ये कहें हम सीटेट में पास नहीं होते,
हमारे तो 70 नंबर रह जाते हैं, हमारे तो 60 नंबर रह जाते हैं। तो मैं आपसे सिंपल यही पूछूंगी, किस सेक्शन में नंबर कम आते हैं, किस किस सेक्शन में। कोई ये कहे मेरे 88 नंबर आ रहे हैं, तो भाई कोई एक सेक्शन होगा जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है कहीं ना कहीं। तो आप डायग्नोस करेंगे उस एरिया को, पता लगेगा आपको वो टेस्ट दे करके कि एक काम करो, मैं आपको कहूंगी एक काम करो, ये लो, है ना, सीडीपी कमजोर है कि हाँ ठीक है, तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स दूंगी, फिर अगर आप कर पा रहे हैं पता लग जाएगा किस एरिया में दिक्कत है। तो डायग्नोस्टिक गैप बताता है आपको। तो असेस व्हाट, क्या असेस करने के लिए, गैप्स को। द लर्नर्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज हिज ओन लर्निंग मिस्टेक्स। ये बच्चा सीखने में गलती कहां कर रहा है वो खुद से ही पता कर पाए। ये जरूरी नहीं बच्चा खुद से ही पता कर पाए, टीचर भी टेस्ट ले सकता है, टीचर भी बता सकता है। तो यहां पे लेकिन फिर भी ये ऑप्शन ठीक है कि शिक्षार्थी की अपने सीखने संबंधी गलतियों को स्वयं पहचानने की योग्यता। और एक लैंग्वेज में भी क्वेश्चन आया हुआ था, ऐसा भी हो सकता है कि हिज ओन लैंग्वेज मिस्टेक्स या हिज ओन मैथमेटिक्स मिस्टेक, जिस भी एरिया का डायग्नोस्टिक टेस्ट है वही लग जाएगा उसमें। एबिलिटी टू समराइज द मेन पॉइंट ऑफ द टेक्स्ट, यानी जो भी टेक्स्ट है उसको सिर्फ समराइज कर दे, सारांश बना दे, नहीं, वो डायग्नोस्टिक नहीं है। डायग्नोस्टिक है दिक्कत कहां आ रही है, रैंक करना नहीं, दिक्कत कहां है, वीक पॉइंट्स क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स ऑफ द लर्नर्स लैंग्वेज। देखिए स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक पॉइंट्स जानने के लिए, दिक्कत कहां है उसके लिए डायग्नोस किया जाता है ना, स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं। वो तो फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, मास्टरी टेस्ट होगा, अचीवमेंट टेस्ट होगा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के लिए, तो ये थोड़ी होगा डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक के बाद क्या होता है, डीआर होता है। डायग्नोस्टिक के बाद रेमेडियल टीचिंग होती है, उल्टा नहीं होता कि रेमेडी के बाद डीआर होगा, आर के बाद डी नहीं होगा, डीआर होगा। पहले डायग्नोस करेंगे, पता लगाएंगे बच्चे की कमियां कहां हैं, फिर रेमेडी देते हैं, उसको नए तरीके से पढ़ाएंगे, कुछ नए मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे, व्हाटएवर। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, 26 सवाल हैं, ज्यादा नहीं है। इन असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट इज, स्व आकलन क्या है, आकलन में स्व मूल्यांकन कह लीजिए आप, आकलन कह लीजिए, क्या है स्व आकलन या फिर स्व मूल्यांकन। फटाफट से जवाब देना। अभी हमने 360 डिग्री असेसमेंट की बात की थी ना, टीचर भी आपका आकलन करे, आप भी खुद का आकलन करें, और आपका साथी समूह, आपके क्लासमेट जिनको पीयर ग्रुप कहते हैं, वो भी आपका आकलन करें, ठीक है ना, वो भी आपका क्या करें, आकलन करें। और इस बात को लेकर के बिल्कुल परेशान नहीं होना है भाई। जो कोई कह रहा था कि हम बिहारी हैं, हमको डर लगता है, दुनिया इतनी ओपन हो गई है, इंटरनेट से लेकर किताबों से लेकर, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं आप सीख जाएंगे, है ना। मैं भी बहुत टाइम हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है, गांव में भी रही हूं, तो ऐसा नहीं है कि हम चेंज नहीं कर सकते अगर हम चाहें तो बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर परेशान नहीं होना है, पहले से ये मान के नहीं बैठ जाना है। वो हम पढ़ते हैं ना, एबिलिटी क्या होती है, एबिलिटी इज इंक्रीमेंटल, भाई क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, कोई फिक्स थोड़ी है। अगर आपने ये पहले से ही मान लिया कि आप नहीं सीख पाएंगे तो नहीं सीख पाएंगे फिर तो, क्योंकि आपने फिक्स्ड मान लिया एबिलिटी को। दो तरह के माइंडसेट होते हैं, एक है जो फिक्स्ड माइंडसेट है, जो कहेगा कि एबिलिटी इज फिक्स्ड, तो फिर तो स्कोप ही नहीं है आप में कोई परिवर्तन का, फिर तो फिक्स्ड है। रीजंस तो हर किसी के पास है, आप 15 रीजन बता देंगे फिर तो। इंक्रीमेंटल का मतलब है इंक्रीज किया जा सकता है, आपको बच्चे को भी ऐसे देखना है कल स्कूल में, पेडागोजी का क्वेश्चन है, ये प्रॉपर टॉपिक है एक। तो एबिलिटी फिक्स्ड नहीं होती, इंक्रीमेंटल होती है, क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। आज अंग्रेजी समझ नहीं आ रही, पता नहीं कितने हमारे लर्नर्स हैं जिनकी इंग्लिश भी बेहतर हुई है सेशंस देख देख के। तो मैं ये नहीं कह रही मैं अंग्रेज हूं, बट जो कॉन्सेप्ट्स जरूरी हैं उतना तो सीखेगा ना व्यक्ति। तो एबिलिटी इज इंक्रीमेंटल, बढ़ाई जा सकती है एबिलिटी, क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। आज समझ नहीं आ रही, 3-4 दिन 5 दिन देखोगे समझ में आने लग जाएगी, ठीक है बात। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कहानी क्या है और क्वेश्चंस करेंगे। देखना एक बार, अगर मैं देखूं यहां पे क्वेश्चन क्या है, सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट आपको बताया था एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग इज नोन एज सेल्फ असेसमेंट, सीखने के रूप में मूल्यांकन। तो एज लर्निंग कहते हैं हम, या तो पीयर, आपका पीयर समझते हैं आप, आपका साथी समूह, तो वो भी एज में ही आ जाता है, और आप खुद से खुद का आकलन कर रहे हैं वो भी एज लर्निंग में ही आ जाता है, सीखने के साथ या सीखने के रूप में आपका आकलन, ठीक। असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो टीचर ही करेगा भाई, सेल्फ थोड़ी है, और एंड में होगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग में भी टीचर इन्वॉल्व है। इवैल्यूएशन थ्रू लर्निंग, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनाता, ठीक है ना, ये तो हमने पढ़ाई नहीं है। एज हो, एट हो, इन हो, ये सब एज के साथ ही चले जाएंगे, मतलब सेल्फ में ही चले जाते हैं बहुत हद तक। क्वेश्चन नंबर 23 देखना एक बार, क्वेश्चन नंबर 23 एज तो है ही 100%, बाकी किस तरह से पूछा है उस पर डिपेंड हो जाता है कई बार। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी एफए के लिए कौन सी एक चीज रिकमेंडेड नहीं है या अनुशंसित नहीं है, या किसको हम प्रमोट नहीं करेंगे अगर आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट लेना है, यानी एक्टिविटी के माध्यम से यदि आपको जांचना है, तो कौन सी एक बात जो है वो एकदम गलत हो जाएगी, ये आपसे पूछा है। फटाक से आप देंगे जवाब और फिर हम बढ़ जाएंगे आगे, जल्दी बताइए। 2-3 सवाल और हैं। 70% लोग कह रहे हैं सेकेंड ऑप्शन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसको आपने सही जवाब दे दिया, जबकि फर्स्ट ऑप्शन में आप लोग सब घबराए थे, नन ऑफ दीज जब आपको चूज करना पड़ा था। देखना एक बार, ओरल क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये ओरल क्वेश्चन हो, एक्टिविटी हो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो, व्हाटएवर, जो भी एक्टिविटी के माध्यम से, असाइनमेंट हो, क्विज हो, गेम्स हो, ये सब क्या है, एफए का पार्ट है। लेकिन पेपर पेंसिल टेस्ट कभी भी एफए का पार्ट नहीं हो सकता, एसए का पार्ट होगा। पेपर पेंसिल टेस्ट, कागज पेंसिल परीक्षण जो आप एनुअल परीक्षा में दे रहे हैं, तो उसको यहाँ पे हम, बाकी सारी एक्टिविटीज एफए में चली जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, क्या पूछा है, फटाफट से देंगे जवाब। इन दी क्लासरूम सिचुएशन एडमिनिस्ट्रिंग अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। कैसा टेस्ट, डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है भाई, नैदानिक परीक्षण, जो निदान करके बताए कि समस्या है कहाँ, कारण बताओ, नोटिस जारी करेगा। ये मतलब क्या हुआ, गैप कहाँ है लर्निंग में, कमी कहाँ रह गई है, कैसे उसको इंप्रूव करें, वो रेमेडी में देखा जाएगा। ठीक है ना, तो कमी कहाँ है, दिक्कत कहाँ है। नॉट स्टैंडर्डाइज्ड, यानी नॉट, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है, टीचर ने खुद से बनाया, ऐसा हो सकता है। स्टैंडर्डाइज्ड क्या होता है, जब एक एक्सपर्ट टीम लगेगी, उसमें ऑब्जेक्टिविटी भी होगी, वैलिडिटी भी होगी और आपकी रिलायबिलिटी भी होगी, वो स्टैंडर्डाइज्ड कहलाएगा। अभी करेंगे उस पर चर्चा। बिफोर और ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन रेफर्स टू, यानी आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया, इंस्ट्रक्शन देने से पहले या उसके बाद, किसको रेफर करेगा, फॉर्मेटिव को, सबमेटिव को, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी अबव। बोथ ए एंड बी पे इतना जोर है आपका, इतना पसंद आ गया ये सवाल, I mean, जवाब आपको। एक बात बताओ, देखो एक बात बताओ, हम ये बात कर रहे थे कि आपको अगर ये पता करना है कि डायग्नोस करना है कमी कहाँ है, डायग्नोस सबमिटिव में हो पाता है, नहीं हो पाएगा। सबमिटिव में डायग्नोस नहीं कर सकते हम, गैप का कैसे पता लगाओगे, ये तो ऑफ लर्निंग है ना, एंड में तो रिजल्ट नहीं चेंज कर सकते आप। कमी कहाँ रह गई, इसके लिए हम यूज फॉर्मेटिव को करते हैं जनरली। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे, देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 25, विच, पानी पीते हुए भी बैंड बज जाती है कई बार, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग टू दी अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, उपलब्धि प्रश्न पत्र कहते हैं इसको, कि बच्चे ने कितना अचीव कर लिया ये हम जांचते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव सेट हुए थे, जो उद्देश्य बनाए गए थे, उन उद्देश्यों को किस हद तक बच्चे ने पा लिया है। कि आपने पेडागोजी में, मान लीजिए उद्देश्य था कि ये चैप्टर आप सीख जाएंगे जब आपका टेस्ट लिया जा रहा है, तो अब मान लीजिए मैंने आज ही सीसी कंप्लीट कराया बैच में और आप यहाँ टेस्ट दे रहे हैं, तो मुझे पता लगेगा किस हद तक आपने अचीव कर लिया है, जो ऑब्जेक्टिव निर्धारित हुए थे कि आप अच्छे नंबर ला पाएं इस टॉपिक में, अच्छे से समझ पाएं, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं, तो वो अचीवमेंट टेस्ट हो गया एक तरह से। अचीवमेंट टेस्ट आर दोज एग्जाम्स दैट हेल्प स्टूडेंट्स लर्न अबाउट द सक्सेस और अचीवमेंट ऑफ द सब्जेक्ट्स टॉट इन द स्कूल एंड द स्किल्स टॉट। यानी उपलब्धि परीक्षण वे परीक्षाएं हैं जो छात्रों को स्कूल में पढ़ाए गए विषयों और सिखाए गए कौशल की सफलता या उपलब्धि के बारे में जानने में मदद करते हैं कि वो आप कितना अचीव कर पाए। बात तो सही है, हमें फॉल्स चाहिए। In the achievement test, questions are designed to calculate the amount of achievement and measure the amount of progress of a person. कितना अचीव कर लिया, कितनी प्रोग्रेस हो गई, चलो ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट शोज करंट प्रोग्रेस, कितना प्रोग्रेस किया है, ठीक है। द अचीवमेंट टेस्ट डज नॉट डिमॉन्स्ट्रेट द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू अचीव, यानी व्यक्ति की क्या क्षमता है अचीव करने की, ये नहीं दर्शाते। फिर क्या दर्शाते हैं भाई, ये तो दर्शाते ही क्षमता को है कि कितना अचीव कर लिया है या एबिलिटी क्या है। तो फोर्थ ऑप्शन गलत है, जो गलत है वही सही है, बाकी पूछा भी सॉरी गलती था। क्वेश्चन नंबर 26 और देख लो, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बट आप हल्का सा कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्रुप असेसमेंट और पीयर असेसमेंट में आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो उसकी वजह से ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगाया है। फटाफट से आप लोग जवाब देंगे, और अगर आपको ये लोगो देख करके तकलीफ हो रही है तो हम इसको भी हटा देते हैं, ताकि आपका फोकस सारा जो है क्वेश्चन पे ही रहे। फटाफट से जवाब देना है। पोल नहीं आया, आ गया पोल। इंक्लूसिव एजुकेशन का भी एक सेशन करा दो यार। मैं ना चैप्टर्स उस हिसाब से ले रही हूँ कि जैसे जैसे बैच में भी कंप्लीट होते जाएं तो उसकी प्रैक्टिस आप यहाँ करते जाएं। वहाँ भी मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ, बट ये है कि यहाँ आप डिटेल में ही कर लें वो डिस्कशन, ठीक है ना। तो इंक्लूसिव एजुकेशन अब कल से, मंडे से शुरू होगा बैच में, तो उसके बाद फिर हम कर लेंगे। या हो सकता है, मैंने लर्निंग डिसेबिलिटी तो आपको करा दी है, वो इंक्लूसिव एजुकेशन का ही पार्ट है, हो सकता है मैं करा भी दूँ,
है ना, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई तो 1 हफ्ता 10 दिन के आसपास वेस्ट हो गया, नहीं तो बहुत दोनों सिंक में चल रहे थे, यूट्यूब और वो साथ में चल रहे थे। अभी आगे पीछे हो गई हैं चीज़ें, तो करा दूंगी, बट डोंट वरी, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे कराऊंगी। फोर्थ ऑप्शन, इसमें आप लोग घबरा जा रहे हैं, घबराने का नहीं, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट मैचिंग पेयर्स, इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में डाला है कि आप चक्कर ना खा लें, चक्कर ना आ जाए आपको ये देख करके कि पहला ही क्वेश्चन होता। सोचो कौन सा युग्म का सही मिलान प्रदर्शित करता है, यहां आपको आंसर चूज करना है कि कौन सा एक सही पेयरिंग हुई है। देखते हैं, अगर मैं देखूं फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव आपको पता है एफए यानी एक्टिविटी बेस्ड होगा, फीडबैक मिलेगा, ड्यूरिंग होगा, चिल्ड्रन मेमोराइजिंग द फैक्ट्स एंड आर असेस्ड थ्रू रिटन टेस्ट, भैया ये तो एफए होने से रहा। टीचर सेंटर्ड क्लासरूम कैसा होगा, हाँ चिल्ड्रन मेमोराइज कर रहे हैं फैक्ट को और असेस थ्रू रिटन टेस्ट, हो सकता है कि ये इसके साथ जाए क्योंकि यहाँ टीचर सेंटर में, तो बच्चे तो बेचारे रट्टा ही लगाएंगे। चिल्ड्रन वर्क बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स एंड आर असेस्ड वाइल डूइंग एक्टिविटीज, बच्चे ग्रुप में भी काम कर रहे हैं अकेले भी, तो ये तो चाइल्ड सेंटर्ड है, छात्र केंद्रित शिक्षा है, बच्चा सेंटर में है, बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव हैं, मोबाइल हैं टीचर और बच्चा दोनों, यानी डायनेमिक है यानी एक्टिव है। ये सब शब्द याद रखने होते हैं क्योंकि पेपर घुमा देता है इन्हीं शब्दों की वजह से। हेल्प्स टू असेस सोशल स्किल्स एंड कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोसेसेस, यानी सामाजिक कौशल को और एक दूसरे को सहयोग कितना करते हैं बच्चे, इसको आप असेस कर पाते हैं। किस में कर पाएंगे इसको असेस, ग्रुप में कर पाएंगे इसको तो असेस। चलिए फिर भी देखते हैं। फाइंड्स आउट व्हाट लर्निंग चेंजेस एंड प्रोग्रेस हैज टेकन प्लेस इन द चाइल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड अदर डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी। Learning changes and progress has taken place in the child over a period of time in different subjects and other dimensions of personality. Other dimensions तो फिर समझ जाओ कि फॉर्मेटिव की भी बात हो रही है ना। ठीक, चलो समझते हैं, देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, फर्स्ट का फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ बोले तो रचनात्मक, फर्स्ट का फोर्थ मतलब ए का 4, 1 2 का 4 नहीं है, ये ए का 4 है। रचनात्मक आकलन 4 देखो, ज्ञात करता है कि एक समय अवधि में बच्चे विभिन्न विषयों और व्यक्तित्व के अन्य आयाम यानी स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट भी हैं और को स्कोलेस्टिक भी हैं, क्या बदलाव आया है उनमें और कैसे प्रगति हुई है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे ए का 4 मान लिया हमने, बी का देखते हैं फिर। बी क्या दिया हुआ है भाई, यहाँ पे बी का फर्स्ट दिया हुआ है, बी मतलब शिक्षक केंद्रित शिक्षा, जहां बच्चे तथ्यों को रट रहे हैं, हाँ टीचर सेंटर्ड तो ऐसा ही होता है, ये भी सही है। सी का 2 दिया हुआ है यानी छात्र केंद्रित कक्षा, तो 2 क्या है, बच्चे निजी एकाकी और समूह दोनों में काम कर रहे हैं यानी दोनों एक्टिव हैं, बच्चा सेंटर में है, चलो ये भी ठीक लग रहा है। डी का 3 कैसे है, डी का 3 है सामाजिक कौशलों और सहयोगी अधिगम प्रक्रियाओं को आंकने में सहायक होता है, सोशल स्किल्स और आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग स्किल्स। कहाँ, ग्रुप असेसमेंट, हाँ ग्रुप असेसमेंट में सोशल स्किल्स का मतलब क्या है, जहां 2 या 2 से अधिक लोग होंगे उसी को समाज कहेंगे, मतलब ग्रुप कहेंगे, 2 लोगों से ज्यादा लोग हैं तो बच्चा आपस में कैसे तालमेल बैठाता है, कैसे सहयोग करता है, कोऑपरेटिव लर्निंग, तो ये चाइल्ड सेंटर्ड का पार्ट हो जाएगा। क्या गलत बात है इसमें, है मुकम्मो काहे खुश नहीं हुआ है, क्यों गलत जवाब दे रहे थे, मेरे मैच करते सारे सही देने लग गए हो 40% लोग, क्यों फोर्थ लग रहा था आपको। मैं अभी देखती हूँ, इसका आंसर फर्स्ट होगा, मैंने आपको मैच करा भी दिया है, बाकी मैं फोर्थ देख लेती हूँ जिसको लेकर के आप इतने खुश थे। ए का सेकंड कह रहे थे आप लोग, सेकंड बोले तो चिल्ड्रन वर्क बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स एंड आर असेस्ड वाइल डूइंग एक्टिविटीज। हाँ ऐसा लग सकता है आपको कि क्योंकि हमने अभी सिर्फ असेसमेंट किया है और इस एक क्वेश्चन में 4 टॉपिक आ गए हैं अलग अलग, 4 नहीं तो कम से कम तो 2 तो आ ही गए कि टीचर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड, ग्रुप असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो असेसमेंट के 2 और एजुकेशन के 2, तो 2 टॉपिक तो हैं इसमें, एक एजुकेशन का और एक। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स एंड आर असेस्ड व्हाइल डूइंग एक्टिविटीज, तो बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव होते हैं, ये जो अच्छे से आपको पढ़ा देगा ना कॉन्सेप्ट, और ये मैंने आपको बताया हुआ है सारे कॉन्सेप्ट, जब मैंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कराई है तब ये डिस्कस किया हमने बैच में भी, यूट्यूब पे भी अगर पुरानी वीडियो आपने देखी होगी तो समझ गए होंगे आप। तो आपको सारे ऑप्शन सही बिठाने हैं, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से जो अच्छा लगे, है ना। तो इसलिए हम बी के साथ फोर्थ लेकर के अगर हम जाते भी कि ज्ञात करना है कि एक समय अवधि में बच्चे विभिन्न विषयों और व्यक्तित्व के अन्य आयामों को क्या समझ बनी है, नहीं नहीं ये आकलन है, शिक्षक केंद्रित में इतना भी अच्छा नहीं होता है, वो रटवाने पे ही पूरा आधार होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ सही है। अब कुछ बातें हैं जो हमें यहीं पे जान लेनी चाहिए, एक तो पीयर असेसमेंट और ग्रुप असेसमेंट में क्या अंतर है और टीचर असेसमेंट में क्या अंतर है, और ये तीनों टाइप ये बहुत जरूरी है कि रिलायबिलिटी क्या है। और यार आप लोग कहते हो आपको अंग्रेजी सीखने में दिक्कत होती है, हम राहुल से भोजपुरी सीख लिए हैं, आप लोगों से क्या क्या सीख लिए हैं। देखो अब हमारी भाषा कहीं की नहीं रही है, खिचड़ी बन गई है ना, तो अब हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं ना अंग्रेजी ना भोजपुरी ना हरियाणवी, कुछ भी एक नहीं है, अब सब मिक्स है। खुश रहिए, कोई बात नहीं, पेपर सॉल्व होना चाहिए, कौन सा आपसे कोई दिक्कत है उनको। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम बात कर रहे थे कि टीचर असेसमेंट,
टीचर असेसमेंट यानी शिक्षक के द्वारा जो आकलन लिया जा रहा है उसको हम कह रहे हैं टीचर असेसमेंट। यानी टीचर जब टेस्ट करे, है ना, टीचर ने पेपर दिया क्लास में और टेस्ट किया। अब ये दो तरह से हो सकता है, या तो इंडिविजुअली अलग अलग बच्चों से टेस्ट करा लिया। आप मल्टीलिंगुअल हैं। थैंक यू सारिका, आंसू आ गए आप लोग। बिल्कुल, मतलब ये तो मजेदार बात है आप लोगों की, मैं कितनी खराब बात बोलूँ आप उसको इतने बढ़िया से निकाल करके लाते हो। टीचर असेसमेंट, बिल्कुल सच्चे टीचर हो आप लोग। देखो एक बार, एकदम मोटिवेशन पीक पे रहती है। आज मैं क्लास में पता नहीं कोई कह रहा था शाम वाली कि मैम फिर से ब्लैक, तो कोई कह रहा था आप जैसे इंटेलिजेंट इंसान को ब्लैक ही पहनना चाहिए। तो मैं अभी जो कल पॉडकास्ट आया है कम्युनिटी पे भी शेयर किया था, मैं उसमें बोल भी रही थी कि बच्चे के लिए भगवान होता है टीचर। और आप लोग तो खैर बच्चे भी नहीं, मैं वैसे एग्जांपल दे रही हूँ। जो स्कूल में बच्चा होता है ना, तब तक तो उसमें बहुत इनोसेंस रहती है, उसको रहता है अगर टीचर ने कह दिया ना, मतलब ये फाइनल बात है, ये दुनिया की अंतिम बात है, वो पेरेंट्स को भी एक बार को साइड कर देगा उस चीज के लिए। तो वो उसके लिए बिल्कुल हीरो है टीचर, मतलब वो वाली बात रहती है। और कहीं ना कहीं वो कनेक्शन रहता ही है इमोशनली, कि आप कितने भी बड़े हो जाएं, जब आपको सच में अच्छे टीचर्स मिलते हैं तो वो एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, जो आप लोग फिर खेलते रहते हैं कमेंट सेक्शन में। जबकि आप लोग तो ऑलरेडी इतने जीवन के एक तरह से मुश्किल चीज़ें भी देख चुके हैं बहुत सारे लोग, चाहे वो अपने घर की जिम्मेदारियों को लेकर के हों, कोई ट्यूशन पढ़ा करके चीज़ें कर रहा है, कोई मतलब वो आप आगे की तैयारी कर रहे हैं लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियों के बाद, और तब भी इतना इनोसेंस बचा हुआ है, तो काफ़ी है ना। टीचर असेसमेंट की अगर हम बात करें तो ये इंडिविजुअली हो सकता है कि आप एक एक बच्चे को अलग से असेस कर लें, या फिर ये ग्रुप टेस्ट में हो सकता है कि आपने 4 बच्चों को एक साथ लिया। तो टीचर ग्रुप टेस्ट में यानी सामूहिक परीक्षण में होता है। कई लोगों को ये लगता है कि ग्रुप टेस्ट और पीयर असेसमेंट सेम होते हैं, जो कि अलग हैं। पीयर असेसमेंट है जब बच्चे एक दूसरे का आकलन कर रहे हैं, आपके दोस्त आपका आकलन कर रहे हैं, आप उनका आकलन कर रहे हैं, ये है पीयर असेसमेंट। ग्रुप असेसमेंट जरूरी नहीं है, देखो पीयर असेसमेंट में भी ग्रुप तो बना है, लेकिन जरूरी नहीं है ग्रुप असेसमेंट में, मतलब पीयर असेसमेंट में सॉरी ग्रुप असेसमेंट में जरूरी नहीं है कि पीयर्स ही हो। ग्रुप असेसमेंट में ज्यादा चांसेस है कि टीचर होगा, क्योंकि ग्रुप में 4 बच्चों को भी तो टीचर असेस कर सकता है। और पीयर असेसमेंट का सिंपल मतलब होता है कि आपस में बच्चे एक दूसरे का आकलन कर रहे हैं। हालांकि ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है। पीयर असेसमेंट का मतलब ये है कि बच्चे होंगे जो आपस में लगे हुए होंगे, 2 बच्चे हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ग्रुप टेस्ट को हम जनरली मान के चलते हैं कि ये टीचर ने लिया होगा, और पीयर असेसमेंट बच्चे एक दूसरे का टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है ना। क्लास रेगुलर लेने की पूरी प्रक्रिया चल रही है भाई। तो एक तो हुआ ये बेसिक सी बात, टीचर असेसमेंट और पीयर असेसमेंट और ग्रुप असेसमेंट में अंतर। फिर आ जाते हैं फटाफट से, बहुत ही जल्दी मैं आपको विद इन अ मिनट ये बता देती हूँ कि वैलिडिटी यानी वैधता क्या होती है। वैधता सिंपल है, जिस पर्पस के लिए जो टेस्ट बनाया गया है वो पर्पस फुलफिल होता है कि नहीं। टीचिंग के एग्जाम में पेडागोजी पूछी जा रही है कि नहीं। सीटेट का पेपर सीटेट के लेवल का होना चाहिए, जो सिलेबस है, जो नीड है, जो जरूरी है उसके लिए। यानी सीटेट में यूपीएससी क्वेश्चन डालेंगे कोई सेंस नहीं बनेगा, मतलब वैलिड नहीं होगा वो चीज, है ना। अगर ये पेन बहुत सुंदर दिखे, बड़े अच्छे मटेरियल का हो, सोने का बना हुआ हो, और लिखता ना हो, इससे लिख नहीं सकती मैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं हुई इस चीज की। ये घड़ी कितनी भी महंगी हो, अगर ये मान लीजिए टाइम ही नहीं दिखाती तो ये घड़ी थोड़ी कहलाएगी। क्या करूं, इसका अचार डालूं, डायमंड तो कोई लेता भी नहीं है बाहर, तो क्या होगा उसका, वो वैलिड ही नहीं है उस चीज के लिए। तो यहां पे वैलिडिटी का मतलब है जो चीज जिस पर्पस के लिए बनाई गई है वो उसको सॉल्व करे, पूरा करे। तो एक टेस्ट अगर आपको बच्चे के 7वीं क्लास के परीक्षण के लिए किसी एक टॉपिक के लिए बनाया गया है, तो वो उसको पूरा करे। उसमें क्वेश्चंस उस तरह के होने चाहिए कि वो वैध हो, 10वीं का पेपर 10वीं के जैसा आया हो। रिलायबिलिटी क्या होती है भाई, विश्वसनीयता। मैं बहुत बार कहती हूं आपको कि आपका वो दोस्त जो जब हमेशा जरूरत पड़ने पे आपके काम आ जाए, वो विश्वसनीय है। मतलब क्या हुआ इसका, रिलायबिलिटी होती है कि आप एक टेस्ट को कितनी भी बार दे दें बच्चे को, वो सेम रिजल्ट लेकर के आएगा, बशर्ते कोई और एक्सटर्नल चेंज ना हुआ हो, है ना। मतलब क्या है, बच्चा बैठा हुआ है क्लासरूम में, कोई बच्चा, आपको आवाज आई, शोर आया, आपने देखा ये चीटिंग कर रहा है, आपने कहा बेटा चीटिंग मत करो, उसने कहा मैं तो नहीं कर रहा हूं, आपने उससे नोटबुक ली, है ना, जिसपे उसकी नोटबुक पे कुछ लिखा हुआ था, आप लेकर के आए, क्या बेटा इसे दे दो, और आपने एक फ्रेश जो बिल्कुल ब्लैंक नोटबुक थी या जो कॉपी होती है पेपर वाली, वो दे दी उसको कि ठीक है चीटिंग नहीं कर रहे थे तो इस पे लिख लो। अब जितना उसने इस पे लिखा था और उतना ही अगर वो इस पे भी लिखता है, दैट मीन्स पेपर रिलायबल है, यानी उसकी नॉलेज सेम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ उसकी नॉलेज में, उसको कोई एक्स्ट्रा किताब नहीं दी गई पढ़ने को, कोई फोन खोल के देखने को नहीं दिया गया, और उसको दोबारा से वो चीज सॉल्व करने को कही गई, वो पेपर सॉल्व करने को कहा गया, तब भी सेम रिजल्ट आया। दैट मीन्स पेपर जो है वो इस तरह से बनाया गया है कि रिलायबिलिटी है उसमें। ऐसा नहीं है हर बार पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा या कुछ और ही समझ आ जाएगा,
तो विश्वसनीयता है। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है भाई? ऑब्जेक्टिविटी होती है वस्तुनिष्ठता, कि एक पेपर को मल्टीपल एग्जामिनर्स भी अगर चेक करें तब भी रिजल्ट सेम आए। यानी बोर्ड का पेपर मान लीजिए रीचेकिंग के लिए भी आप देते हैं तो बहुत अंतर नहीं आना चाहिए, अगर आ रहा है तो उसका मतलब ऑब्जेक्टिविटी की कमी है। 2-4 नंबर का मुश्किल से अंतर आएगा, क्योंकि उसमें पैटर्न सेट है कि अगर इतने स्टेप लिखे हैं बच्चे ने तो इतना नंबर। ये परफॉर्मेंस सेट है। अगर हम इंग्लिश की भी बात करें तो आपकी जो लेटर राइटिंग होती है या जो भी कोई भी आंसर राइटिंग है उसमें पैरावाइज नंबर सेट होते हैं कि भाई इतने पे इतना देना है, इसने यहां मिस्टेक की है इस पे आधा नंबर काट लेंगे। तो वो एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिविटी है उस टेस्ट में, वस्तुनिष्ठता है। ऐसा नहीं है मैंने चेक किया तो ज्यादा नंबर, किसी और ने चेक किया तो कम नंबर, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो एक सेट परफॉर्मेंस पे बनाया हुआ है। ऑब्जेक्टिविटी है मल्टीपल एग्जामिनर्स भी चेक कर लें यदि तब भी सेम रिजल्ट आएगा। रिलायबिलिटी क्या है? बच्चे को 4 बार भी आप पेपर दे दें तब भी सेम रिजल्ट, मतलब उतना ही लिखे वो जितना उसने पहले लिखा था, तो वो विश्वसनीयता है, रिलायबल है। जितनी बार आप टेस्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिविटी में जितने लोग टेस्ट करें तो सेम रिजल्ट आए। रिलायबिलिटी जितनी बार आप टेस्ट करें, आपका वो दोस्त जो जितनी बार बुलाएं तो वो खड़ा होता है, आपके लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है, ठीक है ना। जैसे मेरी मम्मी की रिलायबिलिटी फोन उठाने में 200% है और मेरी माइनस में 200 होगी, मैं सोती भी हूं तो फोन ऑफ ही रहता है। तो रिलायबिलिटी क्या है? मल्टीपल टाइम्स, वो कंसिस्टेंसी है वहां पे। तो कई बार पेपर में पूछ भी लिया जाता है, कंसिस्टेंसी है। अब डिपेंड करेगा कंसिस्टेंसी किस में। अगर कंसिस्टेंसी बच्चे के रिजल्ट में है तो रिलायबिलिटी है। अगर टीचर के चेक करने पे मल्टीपल एग्जामिनर्स चेक कर रहे हैं फिर भी कंसिस्टेंट है तो वो ऑब्जेक्टिविटी हो जाएगा। वैलिडिटी सिंपल है, जिस पर्पस के लिए बनाया गया है। जैसे अभी देश भर में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां टीचर बनते हो और पेडागोजी ना पूछी जाती हो पेपर में। गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात कर रही हूं, लेकिन बिहार में होता है उल्टा। वहां पेडागोजी नहीं पूछ रहे वो बीपीएससी में, वो कह रहे हैं हमें जरूरत ही नहीं, हमने तो बीपीएससी में सीटेट में तुमने बहुत जान ली पेडागोजी, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, हमें तो चुपचाप से वैकेंसी भरनी है, हम तो ऐसे ही करेंगे, कर लो जो करना है। ये क्या हुआ? ये तो मैं मजाक कर रही हूं खैर, बट ये वैलिडिटी पे क्वेश्चन उठाता है ये चीज। जब भी मैं इस चीज के बारे में सोचती हूँ मेरे को लगता है टीचर बना रहे हो आप और पेडागोजी नहीं पूछ रहे हो तो क्या ये वैलिड है? भाई टीचर के लिए पेडागोजी बहुत जरूरी है, लेकिन वहां का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे लग रहा है कुछ अलग तरह से चलता है। खैर, तो ये एक बात हुई, या तो वैकेंसी आएंगी, नहीं आएंगी तो 1 साल में 50 आ जाएंगी, तो ये एक बात हुई। खैर, तो ये कहानी थी, बहुत बातें हमने कर ली। पीयर मतलब जब बच्चे एक दूसरे का आकलन करें। ग्रुप टेस्ट टीचर भी ले सकता है और पीयर को भी ग्रुप कहा जा सकता है, इट डिपेंड्स। ठीक है जी, चलिए। खैर, आउट ऑफ 26 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए? ये पीडीएफ हम आपको दिलवा देंगे। कल सैटरडे तो हो सकता है मेरा ऑफ हो सकता है मैं ले लूँ क्लास, बट लेने की संभावना कल ही है, मतलब कम ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। होपफुली आपको ये सेशन हेल्प करेगा, पसंद आएगा। करियर ऐप से जाकर के आप बैच में भी एनरोल कर सकते हैं अगर आप मॉक टेस्ट, नोट्स, अलग अलग टीचर्स, इन सब की सहायता चाहते हैं अपनी तैयारी में तो। और आउट ऑफ 26 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए? अगर हम कल नहीं मिलते हैं तो हम मिलेंगे संडे को, संडे वार्ता में। बहुत टाइम से नहीं हुई है और मंडे से तो फिर अपना कंटिन्यू करेंगे। अब तबीयत थोड़ी सी बेहतर है पहले से। पॉसिबल हुआ तो कल, बट कल की संभावना बहुत ही कम है, कल छुट्टी ही रखेंगे, ठीक है ना। पीडीएफ मिलेगा, 3 पीडीएफ रहते हैं मुझे पता है पेंडिंग, वो मिल जाएंगे आपको, है ना। टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब से पढ़ के मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया पेपर फर्स्ट। रुचि कह रही है, थैंक यू रुचि। चलिए, अब 7 से 8 का ये टाइम, या 8:30, पौने 9 जितना भी जाए, बट 7 बजे से कर दी आपकी क्लास। थोड़ा सा मैं भी अपनी हेल्थ पे ध्यान दे पाऊँ, अगर जिम में जाना हो तो। अभी तो नहीं जा रही हूँ, तबीयत सही नहीं है कुछ दिन। तो 15, 22, 26 है, 26 में 26 नहीं 19, ओके 22, 24। चलिए, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। 13 भी आए हैं, किसी के 19। टेक केयर, मिलते हैं जल्दी ही। आप इवेंट देख लेना, कल की संभावना कम है। मंडे पढ़ेंगे और संडे को संडे वार्ता करेंगे, मंडे टू फ्राइडे पढ़ेंगे, ठीक है ना। टेक केयर। हाँ, एसएसटी का लूंगी एक सेशन, कमिंग वीक में लूंगी, जो अभी आने वाला हफ्ता है।